हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड सेकंड सेमेस्टर अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी। जो पेपर 4 है आपका पर्यावरणीय शिक्षा एनवायरमेंटल एजुकेशन, इसका ये जो क्वेश्चन बैंक है गोल्ड सीरीज का, इस पूरे क्वेश्चन बैंक को आज हम लोग कवर करने वाले हैं इस क्लास में। ठीक है, तो जब पूरे क्वेश्चन बैंक को कवर करते हैं तो डेफिनेटली क्लास आपकी लंबी होगी एंड जो भी स्टूडेंट क्लास में लास्ट तक बने रहता है, सारे क्वेश्चंस को डीप तरीके से समझ लेता है, जान लेता है, डेफिनेटली पूरा पेपर आपको यहीं से मिलने वाला है। एंड कहना चाहेंगे अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड जो भी स्टूडेंट क्लास में लास्ट तक बना रहता है डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाला है, पूरा पेपर आपको यहीं से मिलने वाला है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले जो पेपर आपका पिछले साल हुआ था जुलाई 2022 में, और इस बार भी एग्जाम आपका जुलाई 2023 में होने को है, तो ये क्वेश्चन पेपर भी इन्होंने साथ में लगा दिया है। हालांकि क्वेश्चन पेपर तो हम आपको करा चुके हैं, लेकिन एक बार यहाँ से भी रिवाइज मार लेते हैं बहुत फास्ट तरीके से। ठीक है, देखिए अच्छे परीक्षण की विशेषताएं क्या होती हैं। जो एक अच्छा टेस्ट होता है उसकी विशेषता ये होती है कि उसमें वैधता होती है, विश्वसनीयता होती है और व्यापकता होती है। इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं ये आपको किसी भी सब्जेक्ट में मिल जाएंगे, चाहे आपका एनवायरनमेंट हो, टेक्नोलॉजी हो, आपका फिजिकल साइंस हो, मैथमेटिक्स हो, एसएसटी हो, हिंदी हो, इन सब में इस तरीके के क्वेश्चंस आपको ये कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। चलिए, ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। शिक्षक मनुष्य निर्माता होता है, किसने कहा? जॉन एडम ने कहा। वृक्षारोपण लाभकारी है, वृक्ष लगाने से कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कम हो जाती है, ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ जाती है और बारिश भी अधिक होती है, इसलिए पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। WWF का पूरा नाम आपका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1916 में हुई थी। NGRI का पूरा नाम नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। अगला क्वेश्चन कहता है NEERI का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये हम पहले करा चुके हैं। ओके, जल यानी कि जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब बना? ये आपका 1976 में बना है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है और पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। कंजर्वेशन शब्द किस लैटिन शब्द से बना है? ये आपका कौन से बना है? संरक्षण वर्तमान पीढ़ी का भावी पीढ़ी के लिए त्याग है, ऐसा एली कहते हैं। EIS का पूरा नाम एनवायरमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में कितने देश शामिल थे? इसमें आपके 176 देश से शामिल थे। पर्यावरण प्रबंधन के पक्ष हैं संचयीकरण का आयाम, संरक्षण का आयाम, ये दोनों ही पर्यावरण प्रबंधन के पक्ष हैं। पर्यावरणीय जागरूकता के मुख्य अंग क्या हैं? इसमें पर्यावरणीय शिक्षा जो है ये पर्यावरणीय जागरूकता का मुख्य अंग है। पर्यावरण जागरूकता जो है ये पर्यावरण शिक्षा का मुख्य अंग है। ऑप्शन बी इज द राइट वन ओवर हियर। पर्यावरणीय शिक्षा में पाठ्यक्रम के उपागम हैं कौन कौन? भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान एवं वायुमंडलीय विज्ञान, पारिस्थितिकी एवं भूविज्ञान, ये सभी पर्यावरणीय शिक्षा में पाठ्यक्रम के उपागम हैं। पर्यावरणीय पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांत होने चाहिए, तो इसमें आपका बाल केंद्रित, समाज केंद्रित और कार्य केंद्रित, ये सभी पर्यावरणीय पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांत होने चाहिए, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट वन। क्यूरेरे शब्द किस भाषा से बना है? ये आपका फ्रेंच भाषा से बना है। सॉरी ये आपका लैटिन भाषा से बना है। क्यूरेरे CURRERE, क्यूरेरे जो है ये आपका लैटिन भाषा का शब्द है, जिससे आपका कैरिकुलम निकल करके आता है। कैरिकुलम को हिंदी में पाठ्यक्रम कहते हैं। पर्यावरणीय विकास की मुख्य समस्याएं क्या हैं? इसमें आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, एसिड रेन होती है, ओजोन परत का क्षरण होता है, ये सभी पर्यावरण विकास की प्रमुख समस्याएं हैं। ऑप्शन डी इज द राइट वन। प्रदर्शनी की सामग्रियां बनाई जाती हैं, प्रदर्शनी की सामग्रियां छात्रों द्वारा बनाई जाती हैं। गांधी जी के 3R में क्या नहीं आता है? गांधी जी के 3R में आपका रीडिंग आता है, राइटिंग आता है, अर्थमेटिक आता है, लेकिन राइजिंग नहीं आता, तो ऑप्शन 20 में आपका राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रोजेक्ट विधि की खोज किसने की थी? प्रोजेक्ट विधि की खोजकर्ता आपके WS किलपैट्रिक हैं। अपशिष्ट पदार्थ जो हैं वो प्रयोग किए जाते हैं, पुनः उपयोग द्वारा, पुनः प्रयोजन द्वारा और पुनः चक्रण के द्वारा अपशिष्ट पदार्थ प्रयोग किए जाते हैं। क्षेत्र पर्यटन के प्रकार हैं। क्षेत्र पर्यटन आपके लघु क्षेत्र पर्यटन हो सकता है, सामान्य क्षेत्र पर्यटन हो सकता है, बड़ा क्षेत्र पर्यटन हो सकता है, ये सभी क्षेत्र पर्यटन के प्रकार हैं।
क्षेत्र पर्यटन का उद्देश्य क्या है? क्षेत्र पर्यटन का उद्देश्य है नए अनुभव प्राप्त करना, नई सूचनाएं प्राप्त करना और यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना। यही क्षेत्र पर्यटन के उद्देश्य हैं। मूल्यांकन एक प्रक्रिया है, मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। समस्या समाधान विधि एक वैज्ञानिक विधि है। संगोष्ठी के पक्ष हैं योजना, कार्य विभाजन, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन, ये सभी संगोष्ठी के पक्ष हैं। उपरोक्त सभी इज द राइट वन। शिक्षा एक त्रिपदी प्रक्रिया है। किसने सिद्ध किया? ऐसा BS ब्लूम ने सिद्ध किया है। WCET का पूरा नाम क्या है? WCET का यहाँ पे उपरोक्त में से कोई भी नहीं हो जाएगा। यूनेस्को में E अक्षर किसको इंडिकेट करता है? तो ये आपका एजुकेशनल को इंडिकेट करता है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरणीय शिक्षा की विधि है? तो कथन विधियाँ, दृश्य विधियाँ, कार्य विधियाँ, ये सभी पर्यावरणीय शिक्षा की विधियाँ हैं। DU का अर्थ होता है डॉप्सन इकाई, डॉप्सन यूनिट इकाई। भारत में वायु अधिनियम शुरू हुआ था, तो भारत में वायु अधिनियम आपका 1981 से शुरू हुआ था। मुख्य ग्रीन हाउस जो गैस है वह आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है। ओजोन परत क्षरण के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो इसमें आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है। ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत आपकी समताप मंडल में पाई जाती है। वायुमंडल में मंडलों की संख्या 5 है। पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए है और प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहा है, ऐसा गिस्बर्ट कहते हैं। कौन? ऐसा गिस्बर्ट कहते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हैं? तो जलवायु परिवर्तन जैसे प्राकृतिक गतिविधियां हो गई, मानवीय गतिविधियां हो गई, ये सभी जलवायु परिवर्तन के कारण हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस प्रयोग होता है, ये आपका AC और रेफ्रिजरेटर दोनों में ही क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस प्रयुक्त होता है। शोर प्रदूषण वातावरण में एकत्रित अवांछित ध्वनि है, विचार किए बिना कि इसका प्रतिकूल प्रभाव भी हो सकता है, ऐसा E.P. ओडम कहते हैं। कौन? E.P. ओडम कहते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में बना। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपका 1986 में बना। प्रदूषकों के प्रकार हैं, प्रदूषकों के प्रकार आपका अनउपघटनीय भी हो जाएगा, उपघटनीय भी हो जाएगा, दोनों ही प्रदूषकों के प्रकार हैं। ऑप्शन सी। प्रदूषणों की संख्या है 5। जलता हुआ प्लास्टिक जो है वो किसका स्रोत है? वायु प्रदूषण का। प्लास्टिक एक स्रोत है, मृदा प्रदूषण का भी स्रोत है, ठीक है। और जलता हुआ प्लास्टिक वायु प्रदूषण का स्रोत है, उससे वायु प्रदूषित होती है। मुख्यतः कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार है? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपकी ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार है। पेयजल की समस्या क्या है? जनसंख्या बढ़ रही है, गर्मी बहुत है, औद्योगिकरण फैला हुआ है, इससे पीने वाले पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। WHO का अर्थ क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। प्रैक्टिकल प्लांट इकोलॉजी के लेखक आपके A.G. टॉन्सले हैं। मनुष्य एक विशेष स्थान पर विशेष समय पर जिन संपूर्ण परिस्थितियों से घिरा हुआ है उसे पर्यावरण कहते हैं। ये परिभाषा C.C. पार्क की है। किसकी है? C.C. पार्क की है। स्टोकोल्स थे एक मनोवैज्ञानिक थे। पारितंत्र का अर्थ होता है किसी प्रणाली तंत्र की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक प्रक्रियाएं जो विशेष जीवधारी स्थान और समय में इकाई के रूप में होती हैं। किसने कहा? लिंडरमैन ने कहा। शब्द इकोसिस्टम का सर्वप्रथम प्रयोग आपका A.G. टॉन्सले के द्वारा किया गया था। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रतिपादन टॉन्सले द्वारा किया गया। किसके द्वारा? टॉन्सले द्वारा किया गया। वृहत गुरु उपभोक्ता को बांटा गया है। बृहत यानी गुरु बड़े उपभोक्ता को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। निम्न के संगठन को जीवभार कहा जाता है। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक के संगठन को जीवभार कहा जाता है। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण आपका एक्वेरियम हो जाएगा। ब्राजील में पृथ्वी पर्यावरण सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था वह 5 जून 1992 को हुआ था। खारा पानी किसका स्रोत है? खारा पानी आपका समुद्र का स्रोत है। साफ पानी का स्रोत क्या है? साफ पानी हमको कहाँ से मिलता है? साफ पानी हमको हैंडपाइप से मिलता है, नल से मिलता है। पारिस्थितिकी तंत्र है एक खुला तंत्र। ज्ञानात्मक उद्देश्यों के 6 स्तर होते हैं। विदार्थ के अनुसार पर्यावरणीय उद्देश्यों के प्रकार 3 बताए गए हैं। UNEP का पूरा नाम क्या है? UNEP का पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम है। पृथ्वी का स्थलमंडल जो भाग है वो लगभग 29% है। व्यक्ति के वंशानुक्रम के अतिरिक्त वो सब कुछ पर्यावरण माना जाता है जो उसे प्रभावित करता है, ऐसा अंश टैसी कहते हैं।
पर्यावरण का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है। कैसा है? बहुत ही विस्तृत है। डीडीटी क्या है? ये एक कीटनाशक है। मृदा प्रदूषण के स्रोत क्या हैं? लुगदी या कागज मिल हो गई, तेल शोधक कारखाने हो गए, ऊर्जा और ताप संयंत्र हो गया, ये सभी मृदा प्रदूषण के स्रोत हैं। इनसे मिट्टी प्रदूषित होती है, हमारी भूमि प्रदूषित होती है। ऑप्शन डी इज द राइट वन। इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? 1986 में। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? 1987 में। राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान कब प्रारंभ हुआ? तो ये आपका 1986 में। हरित ईंधन योजना में पेट्रोल में शीशा अनुपस्थित रहता है। डीडीटी में टी अक्षर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होता है? ट्राइक्लोरोईथेन के लिए, ट्राइक्लोरोईथेन के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शोर के मापन की इकाई क्या है? यानी कि ध्वनि को हम किस में मापते हैं? डॉप्सन में, डीबी। राष्ट्रीय पर्यावरण फेलोशिप कब प्रारंभ हुआ? राष्ट्रीय पर्यावरण फेलोशिप आपका 1995 में प्रारंभ हुआ। IEEP है इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम। क्या है? IEEP आपका इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम है। सर्वाहारी जीव का उदाहरण है मानव। मांसाहारी जंतु का उदाहरण क्या हो जाएगा? इसमें आपका मांसाहारी कौन है? शेर और बाघ, ये दोनों ही मांसाहारी हैं। हिरण आपका मांसाहारी नहीं है, इसलिए ब और सा दोनों ऑप्शन राइट हो जाएंगे। शाकाहारी जंतु कौन है? हिरण आपका शाकाहारी है। उपभोक्ता की संख्या कितनी होती है? उपभोक्ता की संख्या आपकी 4 होती है। पर्यावरण के घटकों के प्रकार हैं। पर्यावरण के घटक आपके जैसे इसमें जैविक पर्यावरण भी होता है, अजैविक भी होता है, यानी कि बायोटिक अबायोटिक दोनों होते हैं। पर्यावरण के प्रकार हैं, प्राकृतिक पर्यावरण भी होता है, मानव निर्मित पर्यावरण भी होता है, सामाजिक पर्यावरण भी होता है, इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस आपका सभी को पता है 5 जून को मनाया जाता है, 6 जून को नहीं मनाया जाता है। यहाँ पे 5 जून इसका आंसर हो जाएगा, 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? ये आपका 1993 में। महावृक्ष पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? 1993 में। पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 22 अप्रैल को। राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? 1985 में। पारिस्थितिकी क्लब का प्रारंभ कब हुआ? 1994-95 में। ठीक है। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? 1985 में। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की गई? 1 नवंबर 1980 को। मैन एंड हिज वर्क्स के लेखक आपके हर्षकोविट्स हैं। कौन है? हर्षकोविट्स। पर्यावरण की प्रकृति है, पर्यावरण की प्रकृति आपकी बहुविषयक है, अंताविषयक भी है, इसलिए ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अंग्रेजी में एनवायरनमेंट शब्द किससे लिया गया है? एनवायरोन से लिया गया है। पर्यावरण आपका जैविक घटकों, भू-आकृतिक घटकों और अजैविक घटकों सभी से मिलकर के निर्मित होता है, इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ये जो 100 क्वेश्चंस थे ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था जिसको हमने बहुत फास्ट पढ़ा दिया। क्यों फास्ट पढ़ा दिया? क्योंकि इससे पहले हम इसको बहुत विधिवत तरीके से करवा चुके हैं। वो क्लास आपने अगर नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा। यहाँ से थोड़ा स्लो चलेंगे क्योंकि ये आपके लिए नए क्वेश्चन होंगे, ये हमने पढ़ाए नहीं अभी तक। ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पर्यावरण का अर्थ क्या है? पर्यावरण का अर्थ होता है जो चारों ओर से हमें घेरे हुए है वही पर्यावरण है। विश्व पर्यावरण दिवस होता है। विश्व पर्यावरण दिवस आपको कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण को सर्वाधिक बिगाड़ता कौन है? तो जो इसमें हमारे उद्योग धंधे हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, वही हमारे पर्यावरण को ज़्यादा बिगाड़ती हैं क्योंकि उससे वायु प्रदूषण ज़्यादा होता है, मृदा प्रदूषण भी होता है, जल प्रदूषण भी होता है ना। तो ये सब पर्यावरण को अच्छे तरीके से बिगाड़ती हैं। पर्यावरणीय विज्ञान और प्रबंध क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा स्थापित उत्कृष्टता केंद्रों की संख्या 5 है। प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। प्रसिद्ध भारतीय पर्यावरणविद कौन है? MS स्वामीनाथन। पृथ्वी के कितने फुट नीचे का वातावरण पूर्णतया होता है? यह आपका 10 फीट नीचे तक का। NCERT ने किसके निर्देश पर पर्यावरणीय शिक्षा का मॉडल पाठ्यक्रम तैयार किया? किसके निर्देश पर? सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर। प्राकृतिक पर्यावरण बना होता है तो जलमंडल का, भूमंडल का, जैव मंडल का, इन सभी से मिलकर के हमारा प्राकृतिक पर्यावरण बना होता है। भारत में पर्यावरण शिक्षा केंद्र स्थापित है अहमदाबाद में। भारत में
पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद में स्थापित है। पर्यावरणीय आदि प्रभाव आकलन सुनिश्चित करता है सतत विकास को। किन परिस्थितियों की समीक्षा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा नहीं होती है? तो इसमें जो है सूचना प्रौद्योगिकी जो है इसका ये जो है पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इसका समीक्षा इसकी नहीं होती है। 10 जून से कौन संबंधित है? पर्यावरण दिवस या पृथ्वी दिवस, भूगर्भ जल दिवस या जनसंख्या दिवस? देखिए यहाँ पे जो पर्यावरण दिवस है ये तो आपको पता है कि हम 5 जून को मनाते हैं। पर्यावरण दिवस हमारा कब मनाया जाता है? 5 जून को। और पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका 22 अप्रैल को। ध्यान रखिएगा, डेट नोट कर लीजिए। ओके, पर्यावरण दिवस हमारा 5 जून हो गया, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल हो गया। भूगर्भ जल दिवस जो है ये हमारा मनाया जाता है 10 जून को। कब मनाया जाता है? 10 जून को। ठीक है, भूगर्भ जल दिवस 10 जून को। तो यहाँ पे 10 जून पूछ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ए यहाँ पे जो दिया है वो गलत दिया है। ओके, बच्चा हमारा जनसंख्या दिवस। जनसंख्या दिवस भी नोट कर लीजिए, 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है डिफरेंट? 11 जुलाई को। ओके, क्लियर हो गया। पर्यावरण दिवस 5 जून को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, भूगर्भ जल दिवस 10 जून को और जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका जो है वो सी राइट हो जाएगा, ना कि ए। प्राकृतिक पर्यावरण बना होता है। प्राकृतिक पर्यावरण आपका जो है वो जलमंडल, भूमंडल, जैवमंडल इन सभी से मिलकर के बना होता है। भौतिक वातावरण में कौन सा एक अमूर्त तत्व नहीं है? वायु। ठीक है, भौतिक वातावरण में अब स्थिति, क्षेत्र, तो इसमें जो है आपका इसमें ऑप्शन डी दिया है कि भौतिक वातावरण में कौन सा अमूर्त तत्व नहीं है। तो ये तो अमूर्त है, क्योंकि ये अमूर्त इसलिए क्योंकि दिखाई नहीं देता है ना। और मूर्त वो चीज़ होती है जिसको हम सामने देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ डाउटफुल है, इसको छोड़ दीजिए। पर्यावरण का तत्व नहीं है, इसमें बस्तियां आपकी जो है वो पर्यावरण की तत्व नहीं है। बाकी आपकी भूमि प्रारूप, मिट्टियां, खनिज पदार्थ ये सभी पर्यावरण के तत्व हैं। जैव मंडल में सम्मिलित है। जैव मंडल में आपका पानी, हवा, मृदा, जीवित पदार्थ ये सभी चीज़ें आपकी जैव मंडल में आ जाती हैं। पर्यावरण को सबसे अधिक कौन बिगाड़ता है? उद्योग धंधे जो है पर्यावरण को सबसे अधिक बिगाड़ने का काम करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है? अभी हमने जस्ट पढ़ा, बस्तियां। पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये आपका 5 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये आपका नागपुर में स्थित है। कहाँ? नागपुर में स्थित है। पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जो जीवों के पर्यावरण के साथ संबंधों को प्रतिपादित करता है। इस कथन के लेखक आपके डब्ल्यू.जी. मर हैं। कौन? डब्ल्यू.जी. मर हैं। आगे क्वेश्चन कहता है सर्वप्रथम किस विद्वान ने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया? तो वो हैं आपके अर्नेस्ट हैकेल, जो सबसे पहले जिन्होंने जो है कि इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था वो आपके अर्नेस्ट हैकेल हैं। ठीक है, यहाँ पे इनका ऑप्शन ही नहीं दिया है। अर्नेस्ट हैकेल इज द राइट वन ओवर हेयर। ठीक है, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो किया था जिन्होंने वो अर्नेस्ट हैकेल हैं, इसमें ऑप्शन नहीं है। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन सा परितंत्र है? देखिए यहाँ पे ऑप्शन में दिया है एजी टांसले। तो एजी टांसले जो हैं इन्होंने क्या किया था? इन्होंने पारिस्थितिक तंत्र की विचारधारा का प्रतिपादन किया था। इन्होंने पारिस्थितिक तंत्र की जो विचारधारा है वो दी थी इन्होंने 1935 में। ठीक है, लेकिन जो शब्द की बात आती है यहाँ पे, पारिस्थितिकी का जो अंग्रेजी शब्द है इकोलॉजी है ना, जो इकोलॉजी है इसका प्रयोग सबसे पहले अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। ओके, बात आई समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने विचारधारा का प्रतिपादन किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न से कौन सा परितंत्र है इसमें? तो आपका अपूर्ण पारितंत्र, स्वयं समर्थ पारितंत्र, विकृत पारितंत्र ये सभी पारितंत्र के अंतर्गत आते हैं। निम्न में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का घटक है? तो इसमें आपका जैविक घटक, अजैविक घटक ये दोनों ही पारिस्थितिक तंत्र के घटक हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रकृति के किस गुण के कारण विविध पर्यावरणीय तत्व मिश्रित होकर के एक रूपता प्रदान करते हैं? तो वो आपके हो जाएंगे पार्थिक एकता। निम्न में से प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? प्राथमिक उपभोक्ता इसमें कौन हो जाएगा? देखिए यहाँ पे जो शेर है आपका, शेर जो है ये तो आपका द्वितीयक उपभोक्ता है, सॉरी ये आपका तृतीयक उपभोक्ता है। जो शेर है ये कैसा उपभोक्ता है?
ये तृतीयक है ना। जैसे शेर जो है ये आपका हिरण को भी खाता है, लोमड़ी को भी खाता है ना, तो ये आपका तृतीयक हो गया। और जो लोमड़ी है आपकी ये किस में आती है, ये द्वितीयक उपभोक्ता में आती है, द्वितीयक, ठीक है। जो शशक है आपका ये यहाँ पे आपका प्राथमिक के अंतर्गत आ जाएगा। ओके, प्राथमिक क्या होते हैं, प्राथमिक ये जो है शाकाहारी होते हैं और पौधों की पत्तियों कोमल तनों को खाते हैं। जैसे आपका टिड्डा हो गया, बकरी हो गई, हिरण है, गाय है, ये सभी आपके प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। ओके, तो इसमें ऑप्शन आपका जो है शशक सही हो जाएगा। शेर किस में आता है, शेर तृतीयक में आता है, लोमड़ी द्वितीयक में आती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन है जैविक तत्वों में कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है। तो इसमें आपका जल, तो इसमें आपका कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है, जल सम्मिलित नहीं है। पर्यावरण के संबंध में कौन सा तथ्य सही है, पर्यावरण विविध भौतिक अभौतिक तत्वों का समूह है, ये बात सही है। इकोसिस्टम शब्द के जनक आपके एजी टेंसले थे। इकोसिस्टम शब्द के जनक आपके कौन थे, एजी टेंसले, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका जो टेंसले है वो राइट हो जाएगा, क्योंकि इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट आर्थर टेंसले ने 1935 में किया था। कब किया था, 1935 में किया था। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। इसमें शाकाहारी टिड्डा, टिड्डा शाकाहारी है, हाँ जी। इसमें मांसाहारी हाथी, नहीं मांसाहारी तो हाथी शाकाहारी होता है। सर्वाहारी चमगादड़, वियोजक इकाई, ये सभी क्या है, सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित आपका यही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लवणीय परितंत्र से संबंधित है, आपका सक्रिय डेल्टा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म परितंत्र से संबंधित नहीं है, छोटा तालाब। पर्यावरण में निम्नलिखित घटकों में से आप किसे सम्मिलित करेंगे, तो इसमें आपका जल, वायु, मृदा, ये सभी इसमें शामिल हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट वन। नेक्स्ट कहता है निम्नांकित में से कौन सा जैविक घटक है। पादप जो है वो आपका एक जैविक घटक है। इकोसिस्टम शब्द के जनक कौन थे, एजी टेंसले थे। विश्व का सबसे बड़ा परितंत्र जो है वह महासागरीय तंत्र है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा परितंत्र महासागरीय तंत्र है। प्राथमिक उपभोक्ता है आपका, इसमें जो है पशु और चूहे, ये आपकी किस में आते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि ये शाकाहारी होते हैं, है ना, और चूहे भी जो है वही शाकाहारी होते हैं, इसलिए चूहे इसमें आते हैं एंड पशु आते हैं, ठीक है। परितंत्र में ऊर्जा चालन स्रोत होती है, यह प्राथमिक रूप से आती है सूर्य से। कहाँ से आती है, सूर्य से आती है। कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण क्या है, कृषि परितंत्र, क्या हो जाएगा, कृषि परितंत्र। वन परितंत्र का सर्वोच्च उपभोक्ता कौन होता है, चीता होता है। कौन, चीता। जातीय संख्या सर्वाधिक होती है, जातीय संख्या सर्वाधिक उच्च वर्गीय पादपों में होती है। कौन सा एक जैविक कारक नहीं है, जल जो है वो इसमें एक जैविक कारक नहीं है। कौन सा सरित जीवी परितंत्र है, सोता, झील, अनूप, सोता, अनित्य नदी, तो इसमें सोता ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कौन सा एक परितंत्र की विशेषता नहीं है, तो परितंत्र भूतल पर सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है, यह परितंत्र की विशेषता नहीं है। किस वर्ष टेंसले ने इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया, 1935 में। कौन सा परितंत्र में ऊर्जा संचालन का स्रोत है, सूर्य। जटिल कार्बनिक पदार्थों को पोषक तत्वों में बदलने वाले जो होते हैं वो अपघटक होते हैं। कौन होते हैं, अपघटक होते हैं। एक परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह की दिशा होती है, एक दिशीय होती है। कैसी, एक दिशा, यानी कि एक डायरेक्शन में। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक तत्व नहीं है, तो इसमें जल जो है वो एक जैविक तत्व नहीं है। बबूल और करील जो पेड़ होते हैं वो मरुस्थल परितंत्र से पाए जाते हैं, मरुस्थल परितंत्र में पाए जाते हैं। कुल मिलाकर के मरुस्थल में पाए जाते हैं, रेगिस्तान में पाए जाते हैं। पारितंत्र के संबंधों का सबसे पारितंत्र के संबंधों को सबसे सही बताने वाला जो पिरामिड होता है वो ऊर्जा का पिरामिड है। हाइड्रीला किसका सदस्य है, हाइड्रीला जल क्रमक का सदस्य है, हाइड्रीला जल क्रमक का सदस्य है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कहता है 54 कहता है कि पारितंत्र ये जो है शब्द की रचना किसने की थी, एजी टेंसले ने की थी, एजी टेंसले ने। पृथ्वी का सबसे बड़े पारितंत्र जो है आपका वो समुद्र है। जल क्रमक की प्रथम अवस्था क्या होती है, सेज गीडो अवस्था। कौन एक जैविक वातावरण का तत्व नहीं है, इसमें जल जैविक वातावरण का कितनी बार क्वेश्चन डाल दिया। किसने सर्वप्रथम इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया, एजी टेंसले ने। बार बार वही क्वेश्चन। कौन एक सुमेलित है, शाकाहारी,
मेंढक या सर्वाहारी काकरोच, वियोजक टिड्डा, सुमेलित कौन है? मांसाहारी बैक्टीरिया, मांसाहारी बैक्टीरिया। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कौन एक अलवणीय पारितंत्र नहीं है? दलदल। कौन एक आहार श्रृंखला के द्वितीय पोषण स्तर से संबंधित है? वो है आपका टिड्डा। निम्नलिखित से कौन सा एक कथन सही नहीं है? हमें गलत ढूंढना है। देखिए पारितंत्र एक कार्यशील इकाई है। पारितंत्र के संघटकों में कार्यात्मक संतुलन मिलता है। यह एक बंधा तंत्र होता है सॉरी नहीं, परितंत्र का एक क्षेत्रीय विस्तार होता है। जी हाँ, तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही नहीं है वो आपका सी हो जाएगा। वन परितंत्र के किस स्तर में वियोजक होते हैं? भूमि परत। ठीक है, जो भूमि परत जो स्तर है उसमें वियोजक होते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट वन। इकोसिस्टम जो शब्द है इसके जनक आपके कौन थे? एजी टेंसले। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक पर्यावरण का घटक नहीं है? कीटाणु। इकोलॉजी शब्द किस भाषा से बना है? यह आपका ग्रीक भाषा से बना है। कौन सा एक कृत्रिम परितंत्र नहीं है? ताल जो है वो आपका कृत्रिम परितंत्र नहीं है। कौन सा एक भोजन जाल सही है? तो इसमें आपका घास, फिर खरगोश आएगा और फिर बाज आएगा, ये क्या हो जाएंगे आपका? ये भोजन का जाल आपका सही है। घास परितंत्र मुख्यतः प्रभावित होता है पशुओं से। जो घास परितंत्र होता है पशुओं से, क्योंकि पशु उसको चर लेते हैं, है ना। परितंत्र में कौन सा एक पोषक तत्व की भूमिका नहीं निभाता? वो है आपका लोहा। बाकी नाइट्रोजन है, पौधे हैं, जीवों के वियोजित अंश हैं, ये सभी अपनी भूमिका निभाते हैं। एक परितंत्र के लिए सबसे आवश्यक है निरंतर ऊर्जा का प्राप्त होना, निरंतर ऊर्जा का प्राप्त होना। आगे बढ़ते हैं। विश्व कोश प्रणाली की स्थापना कब हुई? तो विश्व कोश प्रणाली की स्थापना जो है आपकी वो इसमें ऑप्शन मुझे 1952-62 नहीं, ऑप्शन ही नहीं है। विश्व कोश प्रणाली की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। कब हुई थी? जुलाई 1944 में। ठीक है, याद रखिएगा, लिख लीजिए। इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, जो भी दिया है वो गलत है। विश्व कोश प्रणाली की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत के क्षय के लिए उत्तरदायी जो गैस है वो आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली कौन सी किरणों को रोक लेती है? पराबैंगनी किरणों को रोक लेती है। सर्वप्रथम ओजोन छिद्र जो था वो देखा गया था अंटार्कटिका में। कहाँ देखा गया था? अंटार्कटिका में देखा गया था। कौन सी गैस से वायुमंडल में ओजोन परत का निर्माण होता है? ऑक्सीजन से वायुमंडल में ओजोन परत का निर्माण होता है। कौन सी परत पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई है जो सूर्य के प्रकाश एवं ऊर्जा के लिए छलनी का काम करती है? वो है आपकी हाइड्रोजन परत। कौन सी? वो है आपकी हाइड्रोजन परत। असंगत कौन है इसमें? देखिए वायु वेग हो गया, ढाल की दिशा है, ढाल का ढलुआपन है, ढाल, ऊंचाई। तो इसमें आपका जो असंगत है, जिसमें ऑड ढूंढना है, वो आपका वायु वेग हो जाएगा। कौन हो जाएगा? वायु वेग हो जाएगा। ऑप्शन 20 में आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। टिहरी बांध में जल एकत्र होता है भागीरथी नदी का। टिहरी बांध में भागीरथी नदी का जल एकत्र होता है। पेयजल समस्या के कारण क्या हैं? भूमिगत जल स्तर में कमी आ रही है, खारा और प्रदूषित जल हो गया है, उचित योजना और प्रबंधन की भी कमी आई है। तो इसलिए पेयजल समस्या के कारण बढ़ते जा रहे हैं। पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी प्रकृति पर्यावरण मुद्दों के द्वारा संबोधित करती है। किसको संबोधित करती है? यह आपके विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरणीय शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग को संबोधित करती है। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा 5 के शिक्षक एक सवाल देते हैं, पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। जबकि कक्षा के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं, क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो? इन सवालों की प्रकृति कैसी है? देखिए कक्षा 5 के शिक्षक एक सवाल दे रहे हैं कि पेड़ों के 5 लाभ लिखिए, और कक्षा के शिक्षक, जबकि दूसरी कक्षा यहाँ पे होनी चाहिए कि किस कक्षा के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं, क्या होगा अगर धरती पर पेड़ ना हो? तो इसका जो ऑप्शन दिया है बद्ध अंत वाला अपसारी है और मुक्त अंत वाला अभिसारी है। ये ऑप्शन क्वेश्चन ठीक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इतने बड़े क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, ठीक है, ये इतने बड़े बड़े क्वेश्चन, लंबे क्वेश्चन नहीं पूछता है। आगे बढ़ते हैं। दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए।
इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रकरण कौशल का आकलन किया गया है? तो इसके माध्यम से अवलोकन और रिकॉर्डिंग, यानी कि आप उसको ऑब्जर्व करेंगे। इसमें कहा गया है ना कि आपने इसको जो है जानवर जो आपने देखे हैं उनके छोटे बच्चे होते हैं, फिर उनको आपको लिखना है। तो आप पहले ऑब्जर्व करेंगे, आप अवलोकन करेंगे, फिर उसको नोट करेंगे, तो ये अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन कहता है महेश जो है वो कक्षा 4 के शिक्षक हैं। वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बना रहे हैं। तो एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करने का काम किया जा रहा है। प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका जो है वो है हस्तपरक गतिविधि। क्या हो जाएगा? हस्तपरक गतिविधि। आगे बढ़ते हैं। कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पहले सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है ताकि नमी को पूर्णतः हट जाए, ताकि उसके अंदर जो नमी है पूर्णतः हट जाए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है रेनू की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती हैं कि 15-20 साल पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब ये पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने के क्या कारण हो सकते हैं? आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं, इसलिए नल का पानी सूख गया है कुएं का, या फिर पेड़ों, कुएं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है, इसलिए कुएं का पानी सूख गया है, या प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता, क्यों सूख गया है? तो इसमें कारण क्या हो सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं, और दूसरा है पेड़, कुएं और उनके आसपास के स्थान को मिट्टी को सीमेंट से ढक दिया गया है। तो ऑप्शन ए और 2 इसमें जो है वो ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बगुला भैंस पर बैठता है, क्यों बैठता है? बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है? जी नहीं, बगुला और भैंस में सहजीवी का संबंध होता है। निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? ह्यूमस उपलब्ध कराना जो है ये जड़ का कार्य पौधे के लिए नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्वेश्चन कहता है पर्यावरण व पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या है? वनस्पति। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भौतिक घटक क्या है? प्रवाहित जल। जीवों और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। इकोलॉजी पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? एजी टेंसले ने किया था। वन के पारिस्थितिक तंत्र में कवक को किस समूह में सम्मिलित किया जाता है? अपघटनकर्ता के समूह में इसको सम्मिलित किया जाता है। जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों की सहायतार्थ किसे बनाया गया है? तो ये आपका ग्रीन क्लाइमेट फंड को बनाया गया है। वनों को नष्ट करने यानी कि डिफॉरेस्टेशन का कुप्रभाव क्या पड़ता है? मृदा अपरदन पर इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, बात कर 100 क्वेश्चन आपके पूरे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 कहता है पहाड़ों पर काफ़ी नमी और जल होता है, फिर भी यहाँ मरुद्भिद क्यों होते हैं? तो इसमें आपका पहाड़ों पर जल बर्फ़ में बदल जाता है इसलिए, या ढलानों के कारण पानी बह जाता है, पौधों द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता, या पहाड़ों की चट्टानें जल अवशोषित नहीं कर पाती। तो इसमें से आपका उपरोक्त में से कोई भी ऑप्शन राइट नहीं है। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? झील जो है यह आपकी प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या होगा? कृत्रिम यानी कि जिसको मनुष्य ने बनाया है, तो ये आपका खेत हो जाएगा। लवणीय जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या होगा? प्रवाल भित्ति। स्वच्छ जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या होगा? तालाब। पारिस्थितिक तंत्र के जैविक और अजैविक घटकों को कौन जोड़ता है? अकार्बनिक पदार्थ जोड़ते हैं। कौन जोड़ता है? अकार्बनिक पदार्थ जोड़ते हैं। मृदा अपरदन को किससे बचाया जा सकता है? मृदा अपरदन को वन रोपण के द्वारा बचाया जा सकता है। एक पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को कौन निश्चित करते हैं? तो इसमें जलवायु संबंधी कारक उसको निश्चित करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के पादपों व प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का आधार पोषण संबंध है। आधार क्या है? पोषण संबंध। प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलते हैं? हरे पादप बदलते हैं। कौन बदलते हैं? हरे पादप बदलते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के स्वपोषी घटक कौन होते हैं? पादप। हरे पौधों को
पारिस्थितिकी में क्या कहते हैं? उत्पादक। विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है? DDT। कौन है? कौन सा है? DDT है। मरुस्थली भवन डिजर्टिफिकेशन किससे होता है? ये बहुत उच्च तापमान एवं कम वर्षा के कारण ऐसा होता है। शाकाहारी प्राणी क्या कहलाते हैं? शाकाहारी प्राणी आपके प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, जैसा हमने अभी आपको बताया था। जैसे आपका बकरी है, हिरण है, गाय है, टिड्डा है। कुत्ता किस वर्ग में आता है? कुत्ता आपका जो है ये द्वितीय उपभोक्ता में आता है, क्योंकि ठीक है ये किस में आता है? कुत्ता सर्वाहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं? ये आपके द्वितीयक उपभोक्ता में आते हैं। और यहाँ पे कुत्ता किस वर्ग में आता है? ये आपका द्वितीयक उपभोक्ता में आता है। कुत्ता किस में आता है? द्वितीयक उपभोक्ता में आता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सर्वाहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता में आते हैं। ओके, तृतीयक उपभोक्ता कौन होते हैं? जैसे आपका बाज हो गया। बाज आपका क्या है? तृतीयक उपभोक्ता है ना। बाज जो है वो आपको सांप को भी खाता है। ओके, मोर सांप को खाता है, बाज फिर सांप को खाता है, तो बाज हो जाएगा। शेर किस वर्ग में सम्मिलित है? शेर आपका जो है वो तृतीयक उपभोक्ता में आता है। शेर तृतीयक उपभोक्ता में आता है। गिद्ध किस वर्ग में आता है? गिद्ध भी आपका तृतीयक उपभोक्ता में आता है। प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? ये हम आपको गिद्ध को कहते हैं। प्रकृति का सफाई कर्मी गिद्ध को कहते हैं। समार्जक उपभोक्ता की श्रेणी में कौन सम्मिलित है? दीमक। अपघटक जीवों का उदाहरण कौन हो जाएगा? जैसे आपका कवक है। बैक्टीरिया किस श्रेणी में सम्मिलित है? बैक्टीरिया आपका अपघटक की श्रेणी में आता है। बैक्टीरिया अपघटक की श्रेणी में आता है। जैव भार में कौन सम्मिलित है? जैव भार में आपके समस्त जीव आ जाते हैं। ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का कौन होता है? रूपांतरण। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का क्या होता है? रूपांतरण होता है। ऊर्जा का क्या होता है? रूपांतरण होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का ह्रास किससे होता है? ऊर्जा की कमी किससे होती है? रूपांतरण से होती है। किससे होती है? रूपांतरण से। हरे पौधे सूर्य प्रकाश को किस में बदलते हैं? रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। किस में बदलते हैं? रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। पादपों से शाकाहारी जीवों में कितनी ऊर्जा पहुंचती है? 10%। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा सदैव किस स्तर को प्रभावित करती है? तो ये जो है आपकी उच्च स्तर से निम्न स्तर को उच्च स्तर से निम्न स्तर की तरफ प्रवाहित करती है। पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न रासायनिक तत्वों का प्रवाह कैसे होता है? चक्रीय रूप में। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन हो सकता है? सौर विकिरण होता है। कौन होता है? सौर विकिरण। अवसादी चक्र में किसका प्रवाह होता है? तो अवसादी चक्र में किसका प्रवाह होता है? खनिज का। खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी क्या कहलाती है? पोषण स्तर कहलाती है। हरे पादप भोजन श्रृंखला के किस स्थान पर होते हैं? प्रारंभ में। जीवों के मध्य भोजन प्राप्त करने के निश्चित पोषण क्रम को क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? खाद्य श्रृंखला के द्वारा होता है। खाद्य श्रृंखला के द्वारा होता है। एकाधिक खाद्य श्रृंखला के किसी स्तर पर मिलने से क्या बनता है? खाद्य जाल बनता है। खाद्य श्रृंखला के अंतिम सिरे पर कौन होते हैं? अपघटक होते हैं। खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी कौन होती है? सर्वोच्च उपभोक्ता होती है। कौन होती है? सर्वोच्च उपभोक्ता होती है। चलिए अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट स्टेप पर पहुंचते हैं। यहाँ से आपकी यूनिट सेकंड शुरू है। देखिए एक यूनिट हमने कंप्लीट कर ली। कृषि भूमि की सिंचाई में अत्यधिक जल का उपयोग करने से उत्पन्न समस्या जिसमें जमीन अनुपजाऊ हो जाती है वो आपकी जलग्रस्तता है। जिस जमीन में जल ज़्यादा देर तक ठहरा रहता है, जल जो है वो फिर अनुपजाऊ हो जाती है। राजस्थान में जल संग्रहण के लिए भूमिगत जल आधारित जो संरचनाएं हैं उसमें आपका बावड़ी भी आता है, आपका कुआं भी आता है, दोनों ही आते हैं। राज्य के प्राचीन जल संग्रहण स्रोत जो है आपके बावड़ी है, जोहड़ है, नाड़ी है, ये सभी इसमें प्राचीन रूप में इनमें जल संग्रहण किया जाता था। नाड़ी का एक प्रकार होता है, नाड़ी एक प्रकार का पोखर होता है, पोखर को शायद तालाब भी कहते हैं। जीवन धारा योजना किससे संबंधित है? जीवन धारा योजना आपकी सिंचाई के लिए कुओं का निर्माण करने से संबंधित है। जीवन धारा योजना। भारत का
सबसे फ्लोराइड प्रभावित जो राज्य है वो आपका राजस्थान है। भारत का सबसे फ्लोराइड प्रभावित राज्य आपका राजस्थान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है खेतों, घरों, गढ़ों एवं दुर्गों में वर्षा जल संग्रहित करने के लिए निर्मित की जाने वाली संरचनाएं हैं। तो उसमें आपका जैसे टांका आ जाता है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान कब प्रारंभ हुआ? 27 जनवरी 2016 को ये प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट वन इज खडीन मुख्यतः किस जिले का परंपरागत वर्षा जल संग्रहण स्रोत है? ये आपका जैसलमेर का है। कहाँ का है? खडीन मुख्यतः जैसलमेर का परंपरागत वर्षा जल संग्रहण स्रोत है। कृषि में क्वेश्चन इज कृषि में जल का सर्वोत्तम उपयोग करने की जो तकनीकी है वो आपका नलियों से भी सिंचाई होती है और फव्वारा सिंचाई पद्धति भी इसमें अपनाई जाती है। तो दोनों ही बातें इसमें सही है। पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है? तो पृथ्वी का लगभग 3/4 भाग जो है जल से घिरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है विश्व में जल के कुल आयतन का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? तो लगभग 96.5% भाग जो है वो महासागरों में पाया जाता है। भारत विश्व की दृष्टि का 4% हिस्सा प्राप्त करता है और प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष जल उपलब्धता में विश्व में उसका कौन सा स्थान है? तो लगभग जो है 133 नंबर पे आता है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है स्वीडन के विशेषज्ञ फॉल्कनमार्क के अनुसार जल की कमी कब होती है? जल की कमी तब होती है जब व्यक्ति को प्रतिवर्ष 1000 से 1600 घन मीटर के बीच जल उपलब्ध होता है, तब जल की कमी कह सकते हैं महसूस होती है। वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है? तो 22%। निम्न में से किसने बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा है? जवाहरलाल नेहरू ने जो है बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। भारत के किस राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचा का बनाना आवश्यक कर दिया गया है? यानी कि भारत के किस राज्य में? तो वो राज्य आपका तमिलनाडु है, जिसमें जो घर की छत होती है उसको इस तरीके से बनाइए कि उसमें जल संग्रहण हो सके, जल ठहर सके, जल रुक सके, आप पानी को उसमें कलेक्ट कर पाए, बारिश के पानी को। ठीक है, क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजना के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? तो इसमें बहुउद्देशीय परियोजनाओं से वृहद स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म हो जाती है, ये तर्क नहीं है। बाकी 3 ऑप्शन इसमें आपके राइट हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? हीराकुंड बांध जो है आपका वो महानदी पर बना हुआ है। हीराकुंड बांध जो है वो आपका किस नदी पर बना हुआ है? महानदी पर बना हुआ है। नागार्जुन सागर परियोजना किस राज्य में है? ये आपके आंध्र प्रदेश में है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है। कटक नदी कटक जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये आपका महानदी के किनारे बसा हुआ है। विश्व के जल के कुल आयतन का कितने प्रतिशत भाग महासागर में पाया जाता है? लगभग 96.5% भाग जो है वो महासागर में पाया जाता है। भारत विश्व की दृष्टि का कितने प्रतिशत हिस्सा प्राप्त करता है? तो लगभग 4%। भारत में कुल नवीकरण योग्य जल संसाधन डैश वर्ग किलोमीटर प्रतिवर्ष अनुमानित है। लगभग 1897 वर्ग किलोमीटर प्रतिवर्ष अनुमानित है। डैश नदियों में नदियों व झरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्रित करके बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली से काम में लेते हैं। 200 वर्ष पहले की बात है, ऐसा मेघालय में होता था। कहाँ की बात है? मेघालय की। उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के सबूत कहाँ नहीं मिले हैं? जयपुर में। अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झील 11वीं शताब्दी में जो है वो आपकी भोपाल है। सलाल प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से है? चिनाब नदी से है। वर्षा जल संग्रहण के तरीके खादीन और जोहड़ भारत के किस राज्य में प्रचलित हैं? ये आपके भारत के राजस्थान राज्य में प्रचलित हैं। कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? ये आपका महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जो राज्य हैं उनके बीच में कृष्णा नदी जल विवाद बना हुआ है। हाइड्रोलॉजी किसका विज्ञान है? हाइड्रोलॉजी आपका जो है वो जल का विज्ञान है। ग्रीन हाउस प्रभाव वायुमंडल में किस गैस के बढ़ जाने के कारण होता है? ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसके बढ़ने से होता है।
ब्राइन क्या है? ब्राइन जो है तीव्र खारा जल है। ब्राइन क्या है? ब्राइन आपका तीव्र खारा जल है। ग्रीष्म ऋतु में झीलों के सूखने का मुख्य कारण क्या है? वाष्पन है। कैसे वर्षण प्राप्त होता है? तो वर्षा के रूप में भी वर्षण प्राप्त होता है, हिमपात के रूप में और अवरोधन के रूप में भी प्राप्त होता है, इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। जल ऊर्जा के लिए नदियों पर बांध बनाने के लिए उपयुक्त स्थल मैदानी भाग में नहीं होने का कारण क्या है? कम विभवांतर पोटेंशियल हेड का होना जो है ये इसके नहीं होने का यही कारण है, कम विभवांतर। जल ऊर्जा में जल की आवश्यकता क्यों पड़ती है? टरबाइंस को घुमाने के लिए जल ऊर्जा में जल की आवश्यकता पड़ती है। नदी की उपनदी ट्रिब्यूटरी क्या होती है? ये नदी से जुड़ती है। किससे? नदी से। भाखड़ा नागल बांध किस राज्य में स्थित है? भाखड़ा नागल बांध जो है आपका वो पंजाब में स्थित है। कहाँ स्थित है? पंजाब में स्थित है। भारत की औसत वर्षा कितनी है? भारत की औसत वर्षा आपकी 119 सेंटीमीटर है। भूमंडलीय तापमान में वृद्धि से क्या होगा? भूमंडलीय तापमान में वृद्धि से समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा। जलाशयों से वाष्पन कम करने में सबसे अधिक प्रभावी इनमें से कौन है? सबसे अधिक प्रभावी सीटाइल अल्कोहल है। वनों को काटने से क्या होगा? नदियों में बहाव बढ़ेगा, नदियों में बहाव कम होगा या भूजल बढ़ेगा, अवसाद वहन कम होगा, तो वनों को काटने से आपका नदियों में बहाव बढ़ जाएगा। सामान्यतः बांध क्यों बनाए जाते हैं? सामान्यतः बांध जो है वो आपके बाढ़ नियंत्रण के लिए, जल ऊर्जा उत्पादन के लिए, सिंचाई के लिए बांध बनाए जाते हैं। वह क्षेत्र जहां कृषि कार्यों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध नहीं होता है उसे शुष्क क्षेत्र कहते हैं। वृक्षारोपण की क्या उपयोगिता है? वृक्षारोपण से मृदा कटाव को कम करता है। जब ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाए जाएंगे तो भूमि कटेगी नहीं, मृदा जो है अपरदन नहीं होगा। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? विश्व में सबसे अधिक वर्षा मौसिनराम मेघालय भारत में होती है। वर्षा मापन यंत्र का सर्वप्रथम आविष्कार तथा प्रयोग कहाँ हुआ? भारत में हुआ। निस्सरण की इकाई क्या है? निस्सरण की इकाई आपकी घन मीटर या प्रति सेकंड है। वर्षा की गणना कैसे की जाती है? वर्षा की गणना वर्षण प्रमापी से की जाती है। वर्षण प्रमापी से की जाती है। वर्षा मापन की इकाई जो है आपकी मिलीमीटर होती है। वर्षा मापन की इकाई मिलीमीटर होती है। कटाव किसे कहते हैं? मृदा के अपरदन को कटाव कहते हैं। मृदा के अपरदन को कटाव कहते हैं। नदी का मीएंडरिंग किसे कहते हैं? नदी के बहाव की दिशा का बार बार बदलना नदी का मीएंडरिंग कहलाता है। पश्चिमी राजस्थान में कम वर्षा क्यों होती है? मानसून लाने वाली वायु अरावली पर्वत से बाधित नहीं होते हैं। समुद्र का पानी नीला प्रतीत क्यों होता है? किसके कारण ऐसा होता है? तो ऐसा जो है समुद्र का पानी नीला क्यों प्रतीत होता है? क्योंकि आकाश और जल परमाणु से प्रकाश का परावर्तन और छिद्रण होने के कारण समुद्र का पानी नीला प्रतीत होता है। उत्तर प्रदेश की मृदा मुख्यतः कैसी है? जलोढ़ है। पौधों के विकास के लिए उपयोगी मृदा आर्द्रता कैसे प्राप्त होती है? कोशिकीय जल से प्राप्त होती है। किससे? कोशिकीय जल से। मौसम अनुमान के लिए टीवी पर दिखाए जाने वाली तस्वीर लिए जाने का क्या समय है? तो आपका 2:30 बजे दोपहर का। भारत के किस राज्य में भूजल में आर्सेनिक प्रदूषण से सबसे अधिक गंभीर समस्या है? वो है आपका पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल है। दिन के समय में जल स्रोतों जैसे झील है, तालाब है इत्यादि का तापमान भूमि के तापमान से क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? कम होता है। पानी क्या है? पानी एक परावर्तक है। पानी क्या है? पानी एक परावर्तक है। भारत में सैटेलाइट डाटा कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? भारत में सैटेलाइट डाटा हैदराबाद से प्राप्त किए जाते हैं। प्रकाश की किरण हवा से पानी में जाने पर थोड़ा झुक जाती है, क्यों? अपवर्तन के कारण झुक जाती है। संसार में उपलब्ध कुल जल की मात्रा में से लवण जल का क्या प्रतिशत है? 97% है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जिसको ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं उसका क्या कारण है? उसका कारण है कम दाब होना। क्या कारण है? कम दाब। भारत में वर्षा मुख्यतः क्यों होती है? मानसून से। भारत में बारिश जो है वो मानसून से होती है। वर्षण के लिए वायुमंडल में केवल नमी की मात्रा जरूरी है? जी हाँ। धूल के कण वर्षण के लिए क्या अनिवार्य हैं? धूल के कण वर्षण के लिए अनिवार्य हैं कि नहीं? हाँ, अनिवार्य हैं। वर्षा की बूंद का आकार कैसा होता है? गोलीय होता है। वर्षा की गणना कैसे करते हैं? वर्षा की गणना आपकी ऊंचाई से करते हैं।
सामान्यतः भूजल स्तर में मानसून यानी कि बारिश ऋतु में क्या कोई परिवर्तन देखा जाता है? ऊपर उठता है। जो भूजल स्तर होता है वो ऊपर उठ जाता है, पानी का जो स्तर है वो ऊपर उठता है। पानी का घनत्व तो कब अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर पानी का जो घनत्व है वो अधिकतम होता है। अच्छी गुणवत्ता का जल सीधे कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है? ये आपका जो है वर्षा एवं भूजल से, जो ज़मीन का पानी है वहाँ से जो है अच्छी गुणवत्ता का पानी जो है प्राप्त किया जा सकता है। जल का स्रोत यानी कि वर्षा है, हिमगलन है, भूजल है, कैसे पहचाना जा सकता है? ये समस्थानिक हस्ताक्षर से इसको पहचाना जा सकता है। नदियों में क्यों प्रवाह होता है? तो नदियों में प्रवाह होने के कारण गुरुत्वीय बल द्वारा नदियों में प्रवाह आता है। जल विद्युत कहाँ उत्पन्न की जाती है? जहाँ होता है पानी की ऊंचाई होती है वहाँ से जल विद्युत प्राप्त की जाती है। वर्षा जल भूमि में अंतः स्पंदित होता है, अलग स्थानों पर अलग गति से स्पंदित होता है। गंगा का उद्गम कहाँ है? गंगोत्री। गंगा गंगोत्री से निकलती है। भूगर्भ जल भूमि के नीचे अलग अलग गहराइयों पर पाया जाता है। हाँ, दिल्ली में पेयजल का मुख्य संसाधन क्या है? यमुना। प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस जो सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है वो आपका जलवाष्प है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? हाइड्रोजन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के अनुसार निम्नलिखित का आरोही क्रम में अगर व्यवस्थित करेंगे तो इसमें आपका एक पहले पे पहला नंबर आएगा, दूसरे पे दूसरा आएगा, तीसरे पे नाइट्रस ऑक्साइड आएगा, चौथे पे आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन आ जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है उन पदार्थों के समूहों को चुनिए जो सार्वत्रिक तापन यानी कि हीट उत्पन्न करने में योगदान करते हैं। वो आपका हो जाएगा मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। क्या हो जाएगा? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें बहुत अधिक मात्रा में मौजूद हैं? वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है। गैस अणु जो थर्मल इंफ्रारेड विकिरण को अवशोषित करते हैं और जलवायु प्रणाली को बदलने के लिए बड़ी मात्रा में मौजूद होते हैं, किसके रूप में जाना जाता है? ये आपका ग्रीन हाउस गैसों के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोबल वार्मिंग के दुष्परिणाम स्वरूप प्रकट होता है? तो वो है ग्लेशियर का पिघलना और समुद्री जल स्तर का बढ़ना। ओके, ये एक ग्लोबल वार्मिंग के दुष्परिणाम स्वरूप प्रकट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जीवाश्म ईंधन के जलने के परिणाम क्या होते हैं? तो इसके जलने का परिणाम होता है ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि होना। ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि होना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी पर जीवन संभव है, या ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो पृथ्वी के तापमान को बनाए रखती है। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन जितना अधिक होता है पृथ्वी के वायुमंडल का तापमान उतना ही अधिक होता है। ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ा हुआ उत्सर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। कौन सा गलत है? तो ऑप्शन डी आपका इसमें गलत हो जाता है। कौन सी प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? वो आपकी ईथेन हो जाएगी। निम्नलिखित में से किस ग्रीन हाउस गैसों में पशुपालन का परिणाम है? वो है आपकी मीथेन। कौन सी गैस हो जाएगी? मीथेन। ग्लोबल वार्मिंग की संभाव्यता मापने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों की संख्या कितनी है? 6 है। 6 संख्या है। ग्रीन हाउस प्रभाव में किसे मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? मीथेन को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि का कारण क्या है? वृद्धि का कारण है ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि होती है तो पृथ्वी का तापमान भी बढ़ जाता है। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया जून 1985 में। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन जून 1985 में किया गया। वन संरक्षण अधिनियम जो है वो आपका 25 अक्टूबर 1980 को लागू हुआ। निम्नलिखित में से किस खनिज खान से चशनाला त्रासदी संबंधित? कोयला से। चशनाला त्रासदी आपकी कोयला से संबंधित है। सबसे अधिक मीठे और स्वच्छ जल की जो झील है वो आपकी बैकाल झील है। निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के सर्वाधिक जल शक्ति के भंडार उपलब्ध हैं? तो वो आपका अफ्रीका है। कौन सा राज्य है? कौन सा देश है? अफ्रीका है। जल विद्युत शक्ति के उत्पादन को प्रमुख रूप से प्रभावित करता है तो वह है घाटी की ढाल।
पृथ्वी सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था वो आपका कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में। ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था वो कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के क्षय के लिए उत्तरदायी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो ओजोन परत का जो क्षरण होता है उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का रोल होता है। रासायनिक उद्योग का जन्मदाता जो देश है वो जर्मनी है। कौन सा देश है? जर्मनी रासायनिक उद्योग का जन्मदाता है। भाखड़ा नागल द्वारा जल एकत्र होता है सतलज नदी का। भाखड़ा नागल द्वारा सतलज नदी का जल एकत्र होता है। विश्व का कौन सा देश यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार रखता है? तो वो है आपका कनाडा। भारत में वर्षा जल संचयन पर किए गए कार्य के लिए प्रचलित रूप में वाटरमैन कहा जाता है। राजेंद्र सिंह पंचौरी को वाटरमैन कहा जाता है। पर्यावरण को सर्वाधिक बिगाड़ता है तो वो है आपका उद्योग धंधे। स्वच्छतम पानी की झील बैकाल झील। सर्वाधिक वनाच्छादित प्रदेश आपका मध्य प्रदेश है। गैस त्रासदी से संबंधित भारतीय नगर आपका भोपाल है। कौन है? भोपाल है। भूस्खलन का सर्वाधिक प्रभाव पर्वतीय क्षेत्रों में होता है। सर्वाधिक भूकंप कहाँ पाए जाते हैं? जापान में। प्रचलित रूप से झीलनाशी कहते हैं अम्लीय वर्षा को। विश्व जल संकट का मुख्य कारक आपका है सूखा। विश्व जल संकट का मुख्य कारक सूखा है। कश्मीर कोहिमा चिपको पदयात्रा की थी सुंदरलाल बहुगुणा ने। सन 1986 की चेर्नोबिल दुर्घटना रूस का संबंध किससे है? केंद्रकीय दुर्घटना से। वायुमंडल में ओजोन परत का मुख्य जो विनाशक है वो आपका क्लोरीन है। भारत में मरुस्थलीकरण रोकने का जो एक समाधान है वो वर्षा जल संचयन है। वर्षा जल संचयन है। पन धारा प्रबंधन सफलतापूर्वक बचा सकता है तो वह मैदानों में बाढ़ को बचा सकता है। भारत में तप्त स्थान आपका पश्चिमी घाट है। भारत में तप्त स्थान पश्चिमी घाट। मानव के समक्ष सबसे बड़ा जो खतरा है वो जल संकट का है। भारत में वर्षा जल संचयन पर किए गए कार्य के लिए प्रचलित रूप से वाटरमैन कहा जाता है राजेंद्र सिंह को। देश में धारणीय विकास जो संभव है संसाधनों का प्रयोग कम करने पर देश में धारणीय विकास संभव है। कौन सी एक नदी जल विवाद का कारण है? गंगा नदी जो है वो जल विवाद का एक कारण है। किस नगर में पृथ्वी सम्मेलन के अंतर्गत जैव विविधता सम्मेलन हुआ था? वो आपका रियो डी जेनेरो है। कौन सा नगर है? वो आपका रियो डी जेनेरो है जहाँ पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ओके, जो पृथ्वी सम्मेलन है ये जो रियो डी जेनेरो है डियर फ्रेंड ये आपकी ब्राज़ील की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? ब्राज़ील की राजधानी। और ये कब हुआ था? ये आपका 3 जून 1992 को हुआ था। ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 3 जून 1992 में हुआ था। रियो डी जेनेरियो में हुआ था और ये जो है ब्राज़ील की राजधानी है। ठीक है, और ये जो सम्मेलन हुआ था पृथ्वी सम्मेलन इसमें 182 देशों ने हिस्सा लिया था। ओके, और इस सम्मेलन में पर्यावरण और विकास पर एक दस्तावेज जारी किया गया था जिसे एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। बात क्लियर हुई? आगे बढ़ते हैं। कौन एक सुमेलित नहीं है? अब इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है? भारतीय वन अधिनियम 1927 बात ठीक है। भारतीय वन अधिनियम जो है ये आपका कब बना? 1927 में। ओके, ये आपकी बात ठीक है। वन्य जीव रक्षा अधिनियम कब बना? वन्य जीव रक्षा अधिनियम आपका ये आपका सुमेलित नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये 1972 में बना था। कब बना था? 1972 में बना था। कब बना था? ये तो सही है, ये आपका 1972 में बना था। ठीक है, और वन संरक्षण अधिनियम आपका 1980 में बना। ठीक है, राष्ट्रीय वन नीति आपका ये भी 1988 में बना। ये कब बना? 1988 में। तो इसमें 2 ऑप्शन आपके गलत हैं, लेकिन इसमें सिर्फ ऑप्शन बी दे रहा है। कोई बात नहीं है। अब आप ऑप्शन मत देखिए ऑप्शन कौन सा ठीक है। अब आप ये याद रखिए कि भारतीय वन अधिनियम आपका 1927 में बना, वन्य जीव रक्षा अधिनियम आपका 1972 में बना एंड वन संरक्षण अधिनियम आपका 1980 में आया। राष्ट्रीय वन नीति आपकी जो है वो 1988 में आई। ओके, तो ऑप्शन आपकी सबको याद रखना है, मतलब कौन सा अधिनियम कब बना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी गैस अम्ल वर्षा का मुख्य कारक है? तो इसमें आपका जो सल्फर डाइऑक्साइड है वह जो गैस है वो अम्ल वर्षा एसिड रेन का मुख्य कारण बनती है। कौन एक ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी नहीं है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। बाकी आपका चाहे क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो, सल्फेट हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, ये सभी ओजोन परत के
क्षरण के लिए उत्तरदायी हैं। किसे ओजोन परत अवक्षय प्रभावित नहीं करता है? वायुमंडल की ऊपरी परत को। वातावरण संरक्षण अधिनियम कब बना? वातावरण संरक्षण अधिनियम आपका जो है वह 1986 में बना। कई बार डेट पूछ लेता है तो डेट में आप याद रखिएगा 1986 19 नवंबर। कब की बात है? 19 नवंबर 1986 को वातावरण संरक्षण अधिनियम बना था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र की गोष्ठी में मानवीय वातावरण पर चर्चा स्टॉकहोम में कब हुई थी? ये आपकी 1972 में हुई थी। सरकार का अधिकार है, क्या है? नियम बनाने का अधिकार है, नमूने लेने का अधिकार है, निर्देश जारी करने का भी अधिकार है। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। राष्ट्रीय वातावरण ट्रिब्यूनल बिल कब पास हुआ था? ये आपका 1992 में पास हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वातावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो इसमें आपकी 26 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? 26 धाराएं हैं। क्वेश्चन नंबर 138 कहता है 1984 में भोपाल में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो वो आपकी मिथाइल आइसोसाइनेट गैस थी जिसका रिसाव हुआ था। और गंगा नदी का कौन सा भाग सबसे कम प्रदूषित है? हरिद्वार से फर्रुखाबाद का जो भाग है वो सबसे कम प्रदूषित है। क्वेश्चन नंबर 140 इज कौन एक सही नहीं है? आपदाएं प्राकृतिक और मानवजनित होती हैं, बात ये तो सही है। बाढ़ से महामारी भी फैलती है, ये भी बात सही है। भूस्खलन से अनियंत्रित मृदा अपरदन होता है। सुनामी लहरें वायुमंडलीय तूफानों से उत्पन्न होती हैं, ये बात आपकी सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी में आपका राइट हो जाएगा। सतत विकास से अभिप्राय क्या है? सतत विकास का मतलब होता है आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय आवश्यकताओं के मध्य संतुलन स्थापित होना। सतत विकास का समर्थन आधार आपका पारिस्थितिकी मित्रता है। क्या है? पारिस्थितिकी मित्रता है। क्वेश्चन नंबर 143 इस भूकंप की पूर्व सूचना का कौन सा एक लक्षण सही नहीं है? तो है आपका भूमिगत जल में रासायनिक परिवर्तन होना। भारत की किस भूकंप पेटी में हिमालय क्षेत्र स्थित है? तो आपका जोन प्रथम। ठीक है, भूकंप की जो जोन प्रथम जो भूकंप पेटी कही जाती है उसमें हिमालय क्षेत्र स्थित है। रूस के किस नगर में वर्ष 1986 में परमाणुवीय विकिरण हुआ था? वो है आपका चेरनोबिल। किस नगर में? नगर का नाम चेरनोबिल है। नगर का नाम चेरनोबिल है। सेतु समुद्रम नहर परियोजना के संदर्भ में कौन एक कथन सही नहीं है? यह कृष्णा एवं कावेरी नदियों को जोड़ेगा, ठीक है, और यह यात्रा अवधि को 20 घंटे कम कर देगा, ये बात सही नहीं है इसमें। यह मछली पकड़ने वाले क्षेत्र को कम करेगा। यह पाक जल डमरू मध्य एवं मनार की खाड़ी को भी जोड़ेगा, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन इसमें जो आपका बी है वो आपका राइट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देवी आपदा का मुख्य कारण जनसंख्या वृद्धि है। कौन सा स्वच्छ शहर है? संघाई आपका स्वच्छ शहर है। उगते हुए सूरज का देश किसको कहते हैं? जापान को। ओजोन गैस का जो रंग है वो आपका हल्का नीला है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी स्थित है जो कि मेघालय में है। चेरापूंजी, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी आपका कहाँ स्थित है? मेघालय में। बंगाल का शोक कहलाती है, बंगाल का शोक दामोदर कहलाती है। सुनामी लहर का सर्वाधिक प्रभाव वाला जो राज्य है वो अंडमान निकोबार है। पर्यावरण प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बाधक है? तो उसमें बढ़ती जनसंख्या है, औद्योगिकरण है, नगरीकरण, ये सभी इसमें बाधक हैं, इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। गंगा प्रदूषण नियंत्रण के लिए केंद्रीय गंगा प्राधिकरण बनाया गया 1985 में बनाया गया। कब बनाया गया? 1985 में। विश्व तापमान में वृद्धि का जो कारण है वो आपका ग्रीन हाउस गैसों का निरंतर बढ़ना है। विश्व के तापमान में निरंतर वृद्धि का क्या परिणाम होगा? उसका जैसे विश्व के तापमान में निरंतर वृद्धि का जो परिणाम होगा वो ये होगा कि समुद्रों का जलस्तर ऊपर उठेगा और हिम शिखरों से हिम पिघलेगा और सागर तटीय भाग जलमग्न होंगे। इस प्रकार से सभी ऑप्शन आपके यहाँ पे राइट हो जाते हैं, सभी पर अपना प्रभाव पड़ेगा। किस प्रदूषण से जलवायु में परिवर्तन होता है? तो वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, भूमि प्रदूषण हो, इससे जो है जलवायु में परिवर्तन होता है। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भूमंडलीय चेतावनी का नारा कब दिया गया था? ये आपका 1989 में दिया गया था। पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? अभी मैंने आपको बताया, ये ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में 3 जून 1992 को हुआ।
कौन एक बाहरी प्राकृतिक संकट नहीं है? तो इसमें जो सुनामी है वो बाहरी प्राकृतिक संकट नहीं है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण का मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। वायुमंडल में ओजोन परत के क्षरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस आपकी CFC है। कौन सी गैस है? CFC। भूस्खलन का सर्वाधिक जो प्रभाव है वो पर्वतीय क्षेत्रों में होता है। सर्वाधिक भूकंप आपके जापान में आते हैं। अतिवृष्टि से होने वाली प्राकृतिक आपदा को बाढ़ कहते हैं। विश्व वन दिवस आपका 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन दिवस आपका 21 मार्च को मनाया जाता है। मानव स्वास्थ्य पर्यावरण के किस कारक से प्रभावित नहीं है? वन्य जीव से। धारणीय विकास प्राप्त किया जा सकता है वन उपयोग से। विश्व का पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था रियो डी जेनेरियो में। भारत के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया, पटना में स्थापित किया गया। कहाँ? पटना में स्थापित किया गया। प्रचलित रूप से गरीबों का कास्ट कहा जाता है, बबूल को कहा जाता है। किसको? बबूल को। पहाड़ों पर सामान्यतया मिलने वाला जो वृक्ष होता है वो बबूल है। निम्नांकित में से 22 अप्रैल किससे संबंधित है? पृथ्वी दिवस से। ठीक है, पृथ्वी दिवस से। आगे बढ़ते हैं। जो वृक्ष कोणधारी अथवा टैगा वनों से संबंधित नहीं है वो आपका बलूत हो जाएगा। जल प्रदूषण अधिनियम कब शुरू हुआ था? जल प्रदूषण अधिनियम 1976 में शुरू हुआ था। जल प्रदूषण अधिनियम का उद्देश्य है जल प्रदूषण को रोकना, जल की शुद्धता को बनाए रखना, जल बोर्डों की स्थापना करना। जल प्रदूषण अधिनियम का उद्देश्य है। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट हो जाता है। जल प्रदूषण अधिनियम 1974 में कुल कितनी धाराएं हैं? 64 धाराएं हैं। और मल जल व मल बहिस्राव को किस अधिनियम में परिभाषित किया गया है? तो जल प्रदूषण अधिनियम में इसको डिफाइन किया गया है। कोई भी व्यक्ति बोर्ड का सदस्य कब नहीं बन पाएगा? तो यदि वह दिवालिया हो, अगर वो अस्वस्थ है मस्तिष्क से, अपराध में दंडित हो चुका हो तो वो बोर्ड का सदस्य नहीं बन सकता है। धारा 16 क्या व्यवस्था करती है? धारा 16 केंद्रीय बोर्डों के अधिकार की व्यवस्था करती है। सबसे तेज हवाओं वाला स्थान आपका सहारा है। सबसे तेज हवाओं वाला स्थान सहारा डेजर्ट। संभाव्य जल शक्ति का न्यूनतम विकास निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में हुआ? तो वो आपका महाद्वीप अफ्रीका है। विश्व अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। जल वर्षा संग्रहण किस क्षेत्र के लिए आवश्यक नहीं है? मालवा का पठार के लिए ये आवश्यक नहीं है। किसे पारंपरिक जल प्रबंधन पद्धति को प्रोत्साहित करने हेतु मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया? किसे पारंपरिक? तो किसे दिया गया? ये आपका राजेंद्र सिंह को दिया गया। राजेंद्र सिंह को पारंपरिक जल प्रबंधन पद्धति को प्रोत्साहित करने के लिए मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। निम्नलिखित में से कौन एक बंजर भूमि नहीं है? पट्टी वाला भूमि जो है बंजर भूमि नहीं है। मानव समाज में बढ़ती साक्षरता और संपन्नता के साथ जनसंख्या वृद्धि धीमी हो जाती है। जनसंख्या वृद्धि भी धीमी हो जाती है। विकासशील देशों में शहर बड़ी तेजी से फैल रहे हैं क्योंकि जीविकोपार्जन के साधनों की कमी, जिसके कारण गांव के गरीबों का शहर की ओर पलायन हो रहा है। ऑप्शन सी इज द राइट वन। निम्नलिखित गैसेस में कौन सी गैस अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है? वो आपकी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जो ऑक्साइड हैं, इनसे एसिड रेन होती है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन कहता है हमको, चलिए कोई इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। सांस्कृतिक वातावरण के भौतिक तत्वों में सम्मिलित नहीं है। कौन सम्मिलित नहीं है? सिंचाई के साधन। पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? बार बार वही क्वेश्चन है, रियो डी जेनेरियो में। संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ जल वर्ष मनाया? तो वो आपका वर्ष 2003 है। वर्ष 2003 है। डॉल्फिन वर्ष मनाया गया है वर्ष 2007 में। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात आपका एंजल है। निम्नलिखित में से किस राज्य में ज्वारीय ऊर्जा की सबसे अधिक संभावनाएं हैं? वो आपका गुजरात है। भारत का ठंडा रेगिस्तान लद्दाख है। भारत का ठंडा रेगिस्तान कौन है? लद्दाख। सुनामी विनाश 2004 का कारण क्या था? भूकंप। पर्णपाती वृक्ष नहीं है, देवदार। संसार का सर्वाधिक अखबारी कागज कहाँ उत्पादित होता है? कनाडा में। कहाँ होता है? कनाडा में। गरीबों की इमारती लकड़ी होती है बांस। गरीबों की इमारती लकड़ी बांस होती है। मरुस्थलीय वनस्पति जात से संबंधित नहीं है। कौन? देवदार नहीं है। कौन संबंधित नहीं है? देवदार। पृथ्वी का सबसे ऊंचा वृक्ष जो है वो आपका रेडवुड है। कहाँ? वो आपका रेडवुड है। कौन सा वृक्ष है? रेडवुड।
फूलों के उत्पादन में जो अग्रणी प्रांत है, जो प्रदेश है, वो आपका गुजरात है। भारत के इस प्रांत का वन क्षेत्र प्रतिशत सबसे अधिक है। अरुणाचल प्रदेश जो है, इसका जो वन क्षेत्र है वो सबसे अधिक है। विश्व में सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त की जाती है कोयला से। भूतल का कितना प्रतिशत भाग महासागरीय जल से आच्छादित है? 71.6%। 71.6%। वायु अधिनियम कब लागू हुआ? वायु अधिनियम आपका 16 मई 1981 को लागू हुआ। वायु अधिनियम 1981 में कुल धाराएं कितनी हैं? 54 धाराएं हैं। वायु अधिनियम का संशोधन कब हुआ? ये आपका 1987 में हुआ। कब हुआ? 1987 में हुआ। वायु प्रदूषण का निदान एवं नियंत्रण अधिनियम का उद्देश्य है वायु प्रदूषण का निदान एवं नियंत्रण करना, बोर्डों की व्यवस्था करना, अधिकारों का हस्तांतरण करना। इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। किम्बले का संबंध किससे है? किम्बले का संबंध सोना से है। निम्नलिखित में से किसमें लौह तत्व नहीं होता? तो इसमें आपका लिग्राइट में लौह तत्व नहीं होता। भारत में कोल वॉशरीज यानी कि कोयले की धुलाई से गंदी होने वाली जो नदी है वो आपकी दामोदर नदी है। कौन सी नदी है? दामोदर। भारत में थोरियम प्राप्त होने वाला प्रमुख प्रांत आपका गोवा हो जाएगा। 100% साक्षरता दर है जापान में। अनियोजित खनन का कौन सा एक प्रभाव सही नहीं है? पशु शक्ति का ह्रास या पशु शक्ति का नुकसान या पशु शक्ति में कमी जो है वो अनियोजित खनन का एक प्रभाव नहीं है। शांति घाटी कहाँ स्थित है? शांति घाटी आपकी कर्नाटक में स्थित है। शांति घाटी कर्नाटक में स्थित है। इसमें असंगत कौन है? वायु की गति, ऊंचाई, ढाल की दिशा, ढाल का ढलुआपन। तो इसमें जो है असंगत आपका वायु की गति हो जाएगा। और विश्व वन दिवस आयोजित किया जाता है। विश्व वन दिवस आपका 21 मार्च को आयोजित किया जाता है। भारत में पृथ्वी संरक्षण कोष किसने प्रारंभ किया था? इंदिरा गांधी ने प्रारंभ किया था। किसने प्रारंभ किया था? इंदिरा गांधी ने। संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्यावरणीय शिक्षा कार्यक्रम कब आरंभ किया? 1992 में। गैस त्रासदी से संबंधित जो भारतीय नगर है वो आपका भोपाल है। वैश्विक ताप वृद्धि एवं जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण ग्रीन हाउस प्रभाव है। विकास का वर्तमान नारा है टिकाऊ विकास। वर्षा जल संग्रहण किस क्षेत्र के लिए आवश्यक नहीं है? तो ये आपका मालवा का पठार के लिए वर्षा जल संग्रहण आवश्यक नहीं है। जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन में कौन सा लाभ नहीं मिलता? तो इसमें नदियों में अवसादीकरण कम करता है। किसके लिए पर्यावरणीय अधिप्रभाव मूल्यांकन आवश्यक नहीं है? वन के रोपण के लिए। आयोडीन कमी की समस्या भारत के किस भूभाग में अधिक है? पर्वतीय क्षेत्र में आयोडीन कमी की समस्या अधिक है। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक भागीदारी किस ऊर्जा की है? तो वो आपका ताप विद्युत ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा है? ताप विद्युत ऊर्जा। जलवायु परिवर्तन के पक्षधरों का तीसरा सम्मेलन किस नगर में संपन्न हुआ? क्योटो में। किस नगर में? क्योटो में। स्थानांतरण कृषि समानता पाई जाती है मिजोरम में। थोरियम का सबसे अधिक भंडार कहाँ है? जर्मनी में। थोरियम का सबसे अधिक भंडार जर्मनी में है। फिर यहाँ से हमारी शायद यूनिट नंबर 3 शुरू होती है। ठीक है, यहाँ से हमारी यूनिट जो है 3 कंप्लीट शुरू हो रही है, यानी कि हमने 2 यूनिट कंप्लीट कर ली हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस आपको बताते चलें कि हम पेड नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हों तो आप हमारे नोट्स लेकर के भी पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पेड नोट्स का मतलब ये होता है कि आपको कुछ फीस पे करनी होती है एंड नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। उसके लिए आप हमें 9628182649 इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जिसमें आपको फुल तरीके से आपका सभी सब्जेक्ट्स का नोट्स आपको मिल जाता है, चाहे आपका मैथमेटिक्स हो, फिजिकल साइंस हो, बायोलॉजी हो, हिंदी हो, एसएसटी हो, जो भी सब्जेक्ट हो उनके भी आपको नोट्स मिल जाते हैं। आपका जो कंपल्सरी सब्जेक्ट है, एनवायरनमेंट है, टेक्नोलॉजी, इनके भी नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे नोट्स लेने के बाद आपको बाहर से मार्केट से कुछ भी लेने की, खरीदने की, पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। पाठ्यक्रम संपादन की प्रमुख क्रिया क्या है? पाठ्यक्रम संपादन की प्रमुख क्रिया आपका नियोजन है, नियंत्रण है, प्रशासन व्यवस्था, ये सभी पाठ्यक्रम संपादन की प्रमुख क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। पाठ्यक्रम संपादन का संबंध किससे है? पाठ्यक्रम संपादन का संबंध आपका अनुदेशात्मक प्रारूप से है। राष्ट्रीय पर्यावरण मास का आयोजन कब किया जाता है? यह आपका 19 नवंबर से 18 दिसंबर तक राष्ट्रीय पर्यावरण मास चलता है। मास यानी कि महीना आपका।
पर्यावरण प्रबंधन का कार्य कौन सा है? पर्यावरण प्रबंधन का काम है पर्यावरण का संरक्षण करना, प्रदूषण को कम करना, प्राकृतिक स्रोतों का संचयन करना। ये सभी पर्यावरण प्रबंधन के कार्य हैं। ओके, पाठ्यक्रम पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है, ऐसा एनन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम का आधार नहीं है? तो इसमें आपका वैज्ञानिक आधार और शैक्षिक आधार, सामाजिक आधार, ये सभी पाठ्यक्रम के आधार हैं। सांस्कृतिक आधार आपका पाठ्यक्रम का आधार नहीं है। पाठ्यक्रम में वे सभी अनुभव निहित हैं जिनको विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाया जाता है। यह परिभाषा मुनरो की है। किसकी है? मुनरो की परिभाषा है। पाठ्यक्रम निर्माण का बुनियादी जो सिद्धांत है वो उपयोगिता का सिद्धांत है। योजना विधि के जन्मदाता किलपैट्रिक हैं, यानी प्रोजेक्ट मेथड किलपैट्रिक ने दिया। पाठ्यपुस्तकें निम्नलिखित में से किसके लिए एक मूल्यवान संपत्ति है? तो वो है छात्रों के लिए और शिक्षक के लिए, दोनों के लिए ही एक वैल्यूबल संपत्ति है, एक मूल्यवान संपत्ति है। पाठ्यपुस्तकों का उपयोग करते हैं, छात्र भी करते हैं, शिक्षक भी करते हैं, दोनों ही करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिक्षक के व्यक्तित्व में सर्वोच्च गुण कौन सा है? शिक्षक के व्यक्तित्व में सर्वोच्च गुण आपका दृढ़ संकल्प है। पाठ्यक्रम अर्थात कैरिकुलम शब्द जो है वो आपका लैटिन भाषा से लिया गया है। बहुविषयक उपागम का क्षेत्र कौन सा है? तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, पारिस्थितिकी, ये सभी बहुविषयक उपागम के क्षेत्र हैं। ऑप्शन डी इज द राइट वन। पाठ्यक्रम विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? अध्यापक केंद्रित जो है पाठ्यक्रम विकास का सिद्धांत नहीं है। पर्यावरण चेतना जागृत करने में कौन भूमिका निभाता है? तो इसमें आपका रेडियो, पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र, ये सभी पर्यावरण चेतना जागृत करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। हम आगे बढ़ जाते हैं। स्टॉकहोम सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? ये 5 जून 1972 को स्टॉकहोम सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है, और स्टॉकहोम सम्मेलन आपका 5 जून 1972 को हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? तो ये सम्मेलन जो है स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में हुआ था। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शिक्षक का सर्वप्रमुख कार्य क्या है? शिक्षक का सर्वप्रमुख कार्य है आपका शिक्षण। पाठ्यक्रम में मानव जाति के समस्त ज्ञान और अनुभवों का सार समझना चाहिए। यह कथन आपका फ्रॉबेल का है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ्यक्रम निर्माण का नहीं है? निहित अनुभवों का सिद्धांत पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है। बाकी चाहे आपका क्रिया का सिद्धांत हो, व्यापकता का सिद्धांत हो, उपयोगिता का सिद्धांत हो, ये सभी आपके पाठ्यक्रम के सिद्धांत हैं। ठीक है, पॉइंट इज शिक्षा कैसी प्रक्रिया है? शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। और त्रिध्रुवीय का मतलब जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यपुस्तक तीनों चीज़ आ जाती हैं। पाठ्यक्रम विकास का अभिक्रम है। माध्यमिक बोर्ड, शिक्षा राज्य परिषदें, अध्ययन समितियाँ, तीनों ही पाठ्यक्रम विकास के अभिक्रमक हैं। कैरिकुलम यानी कि क्यूरेरे शब्द से उत्पन्न हुआ है। क्यूरेरे आपका लैटिन भाषा का शब्द है। हॉर्न नॉट ओके अभियान का शुभारंभ कब किया गया? ये 3 अगस्त 2018 को हॉर्न नॉट ओके अभियान का शुभारंभ किया गया था। आगे बढ़ते हैं। सतत विकास सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का 120वां स्थान है। पाठ्यक्रम में मानव जाति के समस्त ज्ञान और अनुभवों का सार समझना चाहिए, फ्रोबेल। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ्यक्रम निर्माण का नहीं है? तो क्रिया का सिद्धांत, व्यापकता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, ये तीनों ही सिद्धांत पाठ्यक्रम निर्माण के हैं। निहित अनुभवों का सिद्धांत पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है। सतत विकास में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ये आपका जोहान्सबर्ग में किया गया। कहाँ किया गया? जोहान्सबर्ग में किया गया। क्वेश्चन नंबर 29 इज पर्यावरण प्रबंधन का क्या कार्य है? पर्यावरण प्रबंधन का कार्य है मनुष्य और प्रकृति के बीच समायोजन रखना, आर्थिक सामाजिक विकास के साथ पर्यावरण की गुणवत्ता बनाए रखना, पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करना, ये सभी पर्यावरण प्रबंधन के कार्य हैं। आगे बढ़ते हैं। टिकाऊ विकास के अंतर्गत किस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है? टिकाऊ विकास के अंतर्गत ऊर्जा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पुस्तक किनसे बनती है? पुस्तक आपकी अक्षरों से बनती है। पुस्तक और पुस्तक तथा समाचार पत्र के मूल में क्या है? तो इसमें आपका अक्षर है। कुछ लोगों के अनुसार अक्षरों का ज्ञान हमें किससे मिला है? कुछ लोगों के अनुसार अक्षरों का ज्ञान हमें ईश्वर से मिला है। किसके अनुसार? ईश्वर से मिला है कुछ लोगों के अनुसार। ओके, सॉरी। नेक्स्ट वन पॉइंट इज सतत विकास की अवधारणा किस आयोग की देन है?
तो ये आपका ब्रटलैंड आयोग की देन है। ठीक है। सतत विकास परिवर्तन की प्रक्रिया है जो रखे संसाधनों का दोहन, निवेश की इच्छा, तकनीकी विकास की परिस्थितियां और संस्थागत परिवर्तन एवं भावी आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं की पूर्ति को संवर्धित करती है। यह कथन आपका पर्यावरण विकास के लिए विश्व आयोग का है। ठीक है। चलिए, अक्षरों की खोज वास्तव में किसने की? अक्षरों की खोज वास्तव में मनुष्य ने की है। हमारी धरती लगभग कितने साल पुरानी है? 5 अरब साल। लगभग हमारी धरती 5 अरब साल पुरानी है। जानवरों और वनस्पतियों का राज्य धरती पर कितने साल तक रहा? करोड़ों साल तक वनस्पतियों और जानवरों का। पर्यावरण जागरूकता एवं पर्यावरण सचेतना उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? मीडिया निभाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है अम्लीय वर्षा से प्रभावित होता है जलमंडल, जीवमंडल, भवन, मूर्ति, ये सभी चीज़ें आपकी अम्लीय वर्षा से प्रभावित होती हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 41 कहता है, देखिएगा, क्वेश्चन कहता है पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? तो इसमें आपका ग्रीन ओलंपियाड जो प्रतियोगिता है उसका आयोजन किया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। कंजर्वेशन किस भाषा से मिलकर के बना है? लैटिन भाषा से। पर्यावरण बचाओ स्वयं को बचाओ अभियान कब चलाया गया? 1990-91 में। मनुष्य ने इस धरती पर कितने साल पहले जन्म लिया? लगभग कोई 5 लाख साल पहले। पहले मनुष्य किसके औजारों का इस्तेमाल करता था? पत्थरों के। कौन से मानव ने चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए? वह प्रागैतिहासिक मानव। पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों की भागीदारी थी? इसमें जो है 176 नहीं, पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था हमारा उसमें 182, इसमें ऑप्शन जो ए दिया है वो गलत है। 182 देशों ने हिस्सा लिया था, 182 देशों ने। ठीक है। पृथ्वी सम्मेलन में जो आपका रियो डी जेनेरियो में हुआ था तो 3 जून 1992 को उसमें 182 देशों ने हिस्सा लिया था। ऑप्शन आपका इसमें कोई भी सही नहीं है, अलग से याद रखिए 182। पर्यावरण प्रबंधन का पक्ष कौन सा है? पर्यावरण प्रदूषण का नियंत्रण। पर्यावरण शिक्षण में सहायक सामग्री सहायता करती है। किसमें सहायता करती है? विषय वस्तु को मनोरंजक बनाने में सहायता करती है। पाठ्यक्रम विकास का अभिक्रम क्या है? माध्यमिक बोर्ड, शिक्षा राज्य परिषदें, अध्ययन समितियां, ये सभी आपके पाठ्यक्रम विकास के अभिक्रम हैं। अगला क्वेश्चन कहता है पर्यावरण पाठ्यक्रम पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है। यह कथन किसका है? एनन का है। कौन से मानव ने चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए? प्रागैतिहासिक मानव। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए लगभग कितने साल हो गए? तो इसको लगभग 6000 साल हो गए। अक्षरों की खोज के साथ किसकी शुरुआत हुई? नए युग की शुरुआत हुई। अक्षरों की खोज के बाद मानव को क्या कहा जाने लगा? मानव को सभ्य कहा जाने लगा। मानव को सभ्य कहा जाने लगा। पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? पर्यावरण के संरक्षण की आवश्यकता इसलिए है क्यों है? प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता है। पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए भी पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता है। मनुष्य पर्यावरण का अभिन्न अंग है, उसे पर्यावरण का महत्व समझाने के लिए भी पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता है। सतत विकास के सिद्धांत हैं विश्वव्यापी समझ एवं गठबंधन का निर्माण करना, पृथ्वी की सहन क्षमता, प्राकृतिक सुंदरता, पृथ्वी की निर्वहन क्षमता का संरक्षण, ये सभी सतत विकास के सिद्धांत हैं। सतत विकास के संस्थागत आयाम में कौन सा सम्मिलित है? तो इसमें आपका उद्योग, वित्तीय संसाधन, सतत शहर समुदाय, ये सभी इसमें सम्मिलित हैं। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। क्वेश्चन कहता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं तब से क्या शुरू होता है? इतिहास। प्रागैतिहासिक शब्द का सही अर्थ है इतिहास के पहले का काल। अक्षरों की खोज के न होने पर हम क्या नहीं जान पाते? इतिहास नहीं जान पाते। रियो सम्मेलन कब हुआ था? ये आपका 3 जून 1992 को हुआ था, जो कि पृथ्वी सम्मेलन था। एंड पर्यावरण विभाग ने पारिस्थितिकी क्लब कब प्रारंभ किया? ये इन्होंने 1995-96 में 1995 में जो है पारिस्थितिकी क्लब प्रारंभ किया। संरक्षण वर्तमान पीढ़ी का भावी पीढ़ी के लिए त्याग है, यह कथन एली का है। राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलेट अथॉरिटी अधिनियम कब लागू किया गया? ये 26 मार्च 1997 को लागू किया गया। अक्षरों का महत्व
पाठ के आधार पर मनुष्य की सबसे बड़ी खोज क्या है? अक्षरों की। अक्षरों की खोज के बाद तेजी से किसका विकास हुआ? मानव का। अक्षरों से क्या बनी है? लिपियां। पर्यावरण सूचना व्यवस्था केंद्र स्थापित कब किए गए थे? ये 1992 में स्थापित किए गए थे। ठीक है। पर्यावरण के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास किसके द्वारा होता है? तो उससे कविता एंड लोकगीत, कहानी, इन सभी का जो है विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है पर्यावरण के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास किसके द्वारा होता है? तो ये आपका कविता है, लोकगीत है, कहानी है, इन सभी के द्वारा सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास होता है। ओके। मौसम संबंधी प्रत्येक जानकारी के माध्यम से सूचना प्रसारण केंद्रों को प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? सूचना प्रसारण केंद्रों को उपग्रह नहीं, इसमें आपका उपग्रह के माध्यम से मौसम संबंधी प्रत्येक जानकारी, मौसम से संबंधी प्रत्येक जानकारी जो है सूचना प्रसारण केंद्रों को किससे प्राप्त होती है? उपग्रह से प्राप्त होती है। ठीक है। भारत ने प्लास्टिक प्रदूषण पर ध्यान देने के साथ विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी कब की थी? 2018 में। कब की थी? 2018 में। क्वेश्चन नंबर 74 इज जल उपकरण अधिनियम लागू किया गया। तो जल उपकरण अधिनियम जो है आपका 1977 में लागू किया गया। पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाले परिणामी खतरों में शामिल है बाढ़ एवं सूखा। पर्यावरण कानूनों को लागू करने में जो बाधा आती है उसमें आपका कमजोर आर्थिक स्थिति भी है, जनसामान्य की अज्ञानता भी है एंड धार्मिक सामाजिक रीति रिवाज भी आते हैं। इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। लिपियां शब्द का क्या अर्थ है? लिपियों का अर्थ होता है ध्वनियाँ। लिपियों का अर्थ क्या होता है? ध्वनियाँ। पाठ्यक्रम विकास का सोपान है। पाठ्यक्रम विकास का सोपान आपका मूल्यांकन, पृष्ठपोषण, उद्देश्य, विधियाँ, ये सभी पाठ्यक्रम विकास के सोपान के अंतर्गत आते हैं। इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। पाठ्यक्रम का मूल तत्व क्या है? पाठ्यक्रम का मूल तत्व में आपकी पाठ्यवस्तु, शिक्षण विधियाँ, उद्देश्य, ये सभी पाठ्यक्रम के मूल तत्व हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपका वर्ष 1976 में पारित हुआ था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में कितनी धाराएं हैं? तो इसमें आपकी 26 धाराएं हैं। WHO की स्थापना कब हुई थी? WHO की स्थापना आपकी इसमें दिया है 1946 नहीं, 1945, 44, 46 सब गलत है। WHO की स्थापना ध्यान रखिएगा आपका 7 अप्रैल को हुई थी। 7 अप्रैल 1948। ठीक है। इसमें ऑप्शन नहीं है, जो है वो गलत है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है पाठ्यक्रम विकास की प्रकृति। पाठ्यक्रम विकास की प्रकृति होती है तो निरंतरता, चक्रीय, भविष्य उन्मुख, ये सभी प्रकृति होती है पाठ्यक्रम विकास की। उसमें निरंतरता होती है, चक्रीय होता है, भविष्य की तरफ उन्मुख होता है। पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारक आपका परीक्षा प्रणाली है, अध्ययन समिति है, सामाजिक परिवर्तन, ये सभी पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम प्रारूप का सुझाव किसने दिया था? तो चाहे वो मुदालिया शिक्षा आयोग हो, कोठारी शिक्षा आयोग हो या राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो, इन्होंने माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम का सुझाव दिया था। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? यूनेस्को की स्थापना जो है आपकी वो 1945 में हुई थी। अगर डेट पूछ ले तो ध्यान रखिएगा 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई थी। ठीक है, 16 नवंबर 1945 को। सतत विकास शब्द का पहली बार प्रयोग हार्लेम ब्रंडरलैंड ने किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व चार्टर कब पारित किया? इन्होंने 1972 में पारित किया था। पर्यावरण संरक्षण जो समस्या है वो पूरे विश्व की समस्या है, किसी एक देश की नहीं है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। पर्यावरण विघटन के जो कारक हैं वो क्या हो जाएंगे? पर्यावरण विघटन के कारक आपके प्राकृतिक और मानवीय दोनों ही होंगे। वन संरक्षण द्वारा वन प्रबंधन के अंतर्गत जो विचार है वह वन सर्वेक्षण का है। माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया है 3 भाषाएं सम्मिलित हैं, सामाजिक अध्ययन सम्मिलित है, विज्ञान और गणित भी सम्मिलित है। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। मूल्यांकन से अभिप्राय है किसका? मूल्यांकन से अभिप्राय है आपका छात्रों की अधिगम की सफलता और असफलता का अध्ययन करना ही मूल्यांकन कहलाता है। बच्चे ने कितनी सफलता हासिल की, बच्चा बैक तो नहीं जा रहा है। कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार जो अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है उसे संकलित मूल्यांकन कहते हैं। वह विधि जो ज्ञानेंद्रियों से सीखने की विधि है उसे भ्रमण विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रमण विधि। वैश्विक मुद्दा कौन सा है?
तो इसमें तेल रिसाव हो या ओजोन परत की कमी हो या जैव विविधता का नुकसान, ये सभी आपके वैश्विक मुद्दे हैं। UN डिकेट ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन नामक पहल की अवधि कितनी है? तो इसकी जो अवधि है आपकी वो 2021 से 2030 तक है। राष्ट्रीय वन नीति कब बनी? राष्ट्रीय वन नीति आपकी जो है वो इसमें आंसर दिया है 1962, जो कि गलत है। राष्ट्रीय वन नीति जो है आपकी वो 1988 में बनी। कब बनी? 1988 में। इसमें कोई भी ऑप्शन इसका राइट नहीं है, ठीक है, जो दिया है वो गलत है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय वन नीति आपकी 1988 में बनी थी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना? तो ये आपका 1986 में, डेट पूछ ले तो 19 नवंबर 1986 में। भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की थी? तो इन्होंने 1982 में की थी, 1980 में की थी। इसमें भी ऑप्शन गलत है, बहुत गलत देते हैं। भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग की स्थापना 1980 में की थी। श्रव्य दृश्य सामग्री की विशेषता यह है कि ये शिक्षा को अक्रियाशील बनाती है। श्रव्य दृश्य सामग्री, इसमें बच्चा देखता है, सुनता है। माध्यमिक स्तर पर मूल पाठ्यक्रम के अतिरिक्त अन्य 3 विषयों के लिए वैकल्पिक जो वर्ग हैं वो आपके 7 वर्ग हैं। प्रचलित माध्यमिक पाठ्यक्रम का दोष है, क्या दोष है? विषयों की अधिकता है, परीक्षा केंद्रित होना, व्यवहारिकता का अभाव भी है, तो इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट वन। पाठ्यक्रम शब्द का अर्थ होता है पाठ्यवस्तु का प्रारूप, अध्ययन विषय का क्षेत्र और प्रकरणों का स्वरूप, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण शिक्षण में क्रियात्मक उद्देश्य की पूर्ति के निमित्त जिस सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है वह श्रव्य सामग्री है। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम क्या थी? पारिस्थितिक तंत्र। पाठ्यक्रम का मूल है क्या है? इसमें आपका पाठ्यवस्तु, शिक्षण विधियां, उद्देश्य, कई बार क्वेश्चन आया ये। पाठ्यक्रम विकास की प्रकृति निरंतरता होती चक्री, अभी जस्ट इसको पीछे पढ़ा था क्वेश्चन को। पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारक आपका परीक्षा प्रणाली है, अध्ययन समितियां हैं, सामाजिक परिवर्तन, इन सभी का प्रभाव पड़ता है। माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया है 3 भाषाएं, सामाजिक अध्ययन, विज्ञान, गणित, ये भी क्वेश्चन अभी पढ़ा था। प्रचलित माध्यम पाठ्यक्रम का दोष है विषयों की अधिकता है, परीक्षा केंद्रित है, बार बार क्वेश्चन वही रिपीट कर देते हैं। पाठ्यक्रम शब्द का अर्थ होता है पाठ्यवस्तु का प्रारूप, अध्ययन विषय का क्षेत्र, प्रकरणों का स्वरूप। पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? पहला विश्व पर्यावरण दिवस जो है आपका वो 5 जून 1974 को मनाया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, आप सभी को पता है। अब यहाँ से आपकी लास्ट यूनिट शुरू होती है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन कहता है जो क्रियाएं विद्यालय में शिक्षण के साथ संचालित होती हैं क्या कहलाती हैं? वो क्रियाएं आपकी पाठ्य सहगामी क्रियाएं कहलाती हैं। पर्यावरण जन चेतना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें आंसर दिया है 22 अप्रैल को, लेकिन ये जो है आप इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, ठीक है, इसका राइट आंसर मिल नहीं रहा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न का प्रकार नहीं है? तो व्याख्यात्मक जो है ये प्रश्न का प्रकार नहीं है, बाकी आपके प्रस्तावना प्रश्न भी होते हैं, परिभाषा प्रश्न, पुनरावृत्ति प्रश्न भी होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। किस प्रश्न को पाठ के समाप्त होने पर पूछा जाता है? तो आपका पुनरावृत्ति प्रश्न होते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। वृक्षारोपण अभियान कब आरंभ हुआ? तो ये आपका 19 अगस्त 2021 को वृक्षारोपण अभियान आरंभ हुआ था। प्रश्न सबसे बड़ा उत्तेजक है और वह शिक्षक को शीघ्र उपलब्ध हो जाता है, यह कथन आपका कोलविन का है। प्रश्नों का कार्य है छात्रों को प्रेरणा देना, पाठ का विकास करना, छात्रों में रुचि जागृत करना। ऑप्शन डी इज द राइट वन। गंगा वृक्षारोपण अभियान किस राज्य में आरंभ किया गया था? तो ये आपका उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड में आरंभ किया गया था। यह हम संपूर्ण मानव को विकसित करना चाहते हैं तो उन्हें व्यायाम करना चाहिए। तो ये आपका फ्रोबेल ने कहा है, ठीक है। किसने कहा है? फ्रोबेल को। निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन प्रविधि है? प्रश्नावली, साक्षात्कार, पड़ताल, ये सभी आपकी प्रश्नावली विधियां हैं। कौन सी परीक्षा प्रविधि का रूप है? मौखिक, लिखित, प्रायोगिक, सभी हैं। निम्न में सामुदायिक कार्य कौन सा है? वृक्षारोपण, जल संग्रहण, रसायनों, कीटनाशकों का प्रयोग, ये सभी आपके सामुदायिक कार्य होंगे। प्रत्यक्ष अवलोकन का प्रकार कौन सा है? तो इसमें सामूहिक, समूह, विशिष्ट, ये सभी अवलोकन के प्रकार हैं। मूल्यांकन के कितने सोपान होते हैं? तो इसमें आपके मूल्यांकन के 3 सोपान होते हैं। कितने होते हैं? 3 सोपान होते हैं। निबंधात्मक परीक्षण की विशेषता है निर्माण की दृष्टि से सुगम होना चाहिए, भावों का संगठन होना चाहिए, कम खर्चीला होना चाहिए। ऑप्शन डी इज द राइट वन। अभिवृत्ति मापी की विशेषता कौन सी है? तो इसमें एक बिंदु ही सम्मिलित होता है, अर्थवादी होता है, सरल और संक्षिप्त होता है। ये अभिवृत्ति मापी की विशेषताएं हैं। ऑप्शन डी इज द राइट वन।
प्रत्यक्ष अवलोकन को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? प्रत्यक्ष अवलोकन को 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है। मूल्यांकन संबंधी ब्लूम का चिंतन है उद्देश्य केंद्रित। क्या है? उद्देश्य केंद्रित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है जो कुछ भी अस्तित्वमय है उसका अस्तित्वमय कुछ परिमाण में होता है। मापन की यह परिभाषा किसने दी है? थॉर्नडाइक ने। निम्न में से शैक्षिक क्रियाएं क्या हैं? देखिए, सेमिनार, सम्मेलन, वाद विवाद प्रतियोगिता, गोष्ठियाँ, प्रश्न, सभी आपकी शैक्षिक क्रियाएं ही होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सहगामी क्रियाओं द्वारा विद्यार्थियों की निम्नलिखित आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। अवकाश के समय का सदुपयोग या फिर ये सभी। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन डी राइट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इतने बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जाते आपके। ऐसा अवलोकन जो किसी अवलौकिक द्वारा नहीं किया जा सकता बल्कि दूसरों द्वारा दी गई जानकारी पर निर्भर करता है, वो आपका अवलोकन अप्रत्यक्ष अवलोकन कहलाता है। वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार कितनी पादप प्रजातियां दुर्लभ श्रेणी में हैं? लगभग 16,640। मापन को किसी व्यक्ति या पदार्थ में निहित विशेषताओं के आंकिक वर्णन की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। यह परिभाषा किसने दी है? हेल्मस्टेडर ने दी है। यदि कोई वस्तु किसी परिणाम में अस्तित्वमय है जो उसका मापन हो सकता है, यह परिभाषा किसने दी है? मैककॉल ने दी है। किसने? मैककॉल ने। आगे बढ़ते हैं। मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। ये परिभाषा एमएस स्टीवेंस की है। किसकी? एमएस स्टीवेंस की। जंगल में आग किस मौसम में अधिकतर लगती है? अप्रैल जून में। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गुजरात में। मापन का जो समय होता है वो आपका निश्चित होता है। मापन एक निश्चित होता है। निम्नलिखित कौन सी क्रिया पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत सम्मिलित है? तो आपका व्यायाम, भ्रमण, साहित्यिक प्रतियोगिताएं, ये सभी पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाएं पाठ्यक्रम का कैसा अंग है? अभिन्न अंग है। कैसा अंग है? अभिन्न अंग है। निम्नलिखित में कौन सा महत्व पाठ्य सहगामी क्रियाओं के विषय में सत्य है? तो सामाजिक विकास, मनोरंजन, विद्यालय एवं समाज के बीच संबंध, ये सभी पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट वन। निम्नलिखित में से कौन सा साधन विद्यालय एवं समाज को निकट लाने में सहायक है? वो है आपकी पाठ्य सहगामी क्रियाएं। मूल्यांकन किस पर आधारित है? मूल्यांकन आपका उद्देश्य पर आधारित है। मूल्यांकन जो होता है वो आपका साध्य होता है। सुंदर वन बाग परियोजना कहाँ स्थित है? ये आपकी पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। वर्तमान भारत में कितने पेड़ पौधों की प्रजातियां संकटग्रस्त हैं? 2063। शिक्षक मनुष्य का निर्माता है, ऐसा सर जॉन एडम्स कहते हैं। मूल्यांकन के कितने सोपान हैं? मूल्यांकन के आपके 3 सोपान हैं। मूल्यांकन के कितने प्रकार हैं? तो ये आपके 5 प्रकार हैं। जिम कॉर्बेट पार्क कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट पार्क जो है वह आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। काजीरंगा पार्क जो है वह आपका आसाम में स्थित है। पेरियर शरण स्थल कहाँ स्थित है? ये केरल में है। देश में राष्ट्रीय पार्कों की संख्या 102 है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार की रिपोर्ट 2010-11 के अनुसार देश में अभयारण्यों की संख्या कितनी है? 15 अभयारण्यों की संख्या है। मापन क्या है? मापन क्या है? एक साधन है। मूल्यांकन जो है वह त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। और जस्ट मोमेंट, अभी हमने पीछे पढ़ा था, मूल्यांकन साध्य है, मापन साधन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद्यालय में कौन सी पाठ्य सहगामी क्रियाएं आयोजित की जाती हैं? तो विद्यालय में आपका वाद विवाद, भाषण प्रतियोगिता, संगीत, नाट्य कला की क्रियाएं, परिभ्रमण के कार्यक्रम, ये सभी क्रियाएं आयोजित की जाती हैं। मूल्यांकन की प्रक्रिया का क्षेत्र कैसा है? मूल्यांकन की प्रक्रिया का क्षेत्र अधिक व्यापक है। निम्नलिखित कौन सी परीक्षा परिमाणात्मक प्रविधि से संबंधित है? तो इसमें आपका मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा, ये सभी जो हैं परिमाणात्मक प्रविधि से संबंधित हैं। इनमें से कौन सी परीक्षा गुणात्मक प्रविधि के अंतर्गत सम्मिलित है? तो आपका संचयी आलेख, जांच सूची और एवं निरीक्षण, रेटिंग स्केल, ये सभी गुणात्मक प्रविधि के अंतर्गत सम्मिलित हैं। निम्न में किस विषय में प्रयोगात्मक परीक्षाओं का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आपका विज्ञान और गृह विज्ञान में प्रयोगात्मक परीक्षाओं का प्रयोग किया जाता है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? सुंदरलाल बहुगुणा से। मेधा पाटेकर किस आंदोलन से संबंधित है? मेधा पाटेकर आपकी नर्मदा आंदोलन से संबंधित है। मेधा पाटेकर आपकी नर्मदा आंदोलन से संबंधित हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्लूम के अनुसार शैक्षणिक उद्देश्य कितने हैं? ब्लूम के अनुसार शैक्षणिक उद्देश्य आपके 3 हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य कितने प्रकार के हैं? ज्ञानात्मक उद्देश्य आपके 6 प्रकार के होते हैं। भावात्मक उद्देश्य कितने प्रकार के हैं? भावात्मक उद्देश्य आपके 6 प्रकार के होते हैं। कौन भारत में पर्यावरण आंदोलन से संबंधित नहीं है? वर्गीज कुरियन।
चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ था उत्तराखंड में। मूल्यांकन दो शब्दों से मिला है, मूल्य और अंकन। मापन का काम क्या है? मापन का काम है निदान करना, पूर्व कथन करना और सफलता का पता लगाना, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। मूल्यांकन की जो प्रकृति है वो आपकी गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास का पहला पृथ्वी सम्मेलन जो है वो आपका 1992 में हुआ। रियो डी जेनेरियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक आपका क्या था? द फ्यूचर वी वांट। क्या था? द फ्यूचर वी वांट। चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य था वनों की सुरक्षा करना। अच्छी परीक्षण की विशेषता होती है, उसमें विश्वसनीयता होती है, वैधता होती है, वस्तुनिष्ठता होती है। ऑप्शन डी इज द राइट वन। चरों के मुख्य प्रकार कितने हैं? सतत चर, असतत चर, यानी कि 2 होते हैं। प्रशिक्षण व रोजगार सेवा संगठन समिति की नियुक्ति किस सन में हुई थी? 1945 में। किस सन में हुई थी? 1945 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूएनईपी का जो मुख्यालय है वो आपका कहाँ है? नैरोबी में है। कहाँ स्थित है? नैरोबी में है। वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन का जो मुख्य मुद्दा था वो आपका जलवायु विकास है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ। किस आंदोलन का नारा है? पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययता है। यह आपका चिपको आंदोलन का नारा है। दक्षिण भारत का पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन अपिको आंदोलन है। पादप संरक्षण में कौन सा आंदोलन संबंधित है? वो भी आपका चिपको आंदोलन इससे संबंधित है। प्रश्न, विश्व जलवायु सम्मेलन जो हुआ था आपका 1979 में हुआ था। कब हुआ था? 1979 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है वह आपका पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ? पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21 है जो है, ये एजेंडा 21 है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था? ये आपका देखिए बार बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है लेकिन यहाँ भी गलत दिया गया है, कोई ऑप्शन इसमें सही नहीं है। ये आपका 3 जून 1992 को हुआ था, है ना। हमने अभी कितनी बार इसको अब तक रिपीट कर दिया। 3 जून 1992 को पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, है ना, रियो डी जेनेरियो में। ओके। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन आपका नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। विद्यालय में अनेक गतिविधियां होती हैं। छात्रों के सामाजिक विकास के लिए कौन सी गतिविधि उपयुक्त है? तो ऐतिहासिक स्मारकों का भ्रमण। क्वेश्चन नंबर 84 चिल्का बचाओ आंदोलन जो है वो आपका वर्ष 1992 में शुरू हुआ था। अगर डेट पूछ ले तो ध्यान रखिएगा 15 जनवरी। ठीक है, 15 जनवरी 1992। 15 जनवरी 1992 को चिल्का बचाओ आंदोलन शुरू हुआ था। जंगल बचाओ आंदोलन की जो शुरुआत है वो आपकी बिहार से हुई है। एंड निम्न में से कौन नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है या नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता या संस्थापक कौन है? तो बाबा आमटे? नहीं, नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित आपके या नर्मदा बचाओ आंदोलन के जो प्रणेता हैं, जो संस्थापक हैं, वो मेधा पाटेकर हैं। कौन है? मेधा पाटेकर हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर आपका, है ना, मेधा पाटेकर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है निम्न में से कौन पर्यावरण इंजीनियर के नाम से विख्यात है? जीडी अग्रवाल। कौन? जीडी अग्रवाल। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? पर्यावरण के क्षेत्र में। किस पुरस्कार को ग्रीन नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है? गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया? वर्ष 1989 में। प्रथम भारतीय जिसे गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार दिया गया वो 1987 में। कब दिया गया? 1987 में। प्रथम भारतीय जिसे गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार दिया गया वो थे आपके मेधा पाटेकर। ग्लोबल 500 पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? यूएनईपी के द्वारा। डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय वन्य जीवन पुरस्कार किसके लिए प्रदान किया जाता है? वन्य जीव संरक्षण के लिए। टिहरी बांध संघर्ष किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ये आपका 1990 में प्रारंभ हुआ। साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ये आपका शुरू हुआ था साइलेंट वैली बचाओ, इसमें ऑप्शन सारे गलत हैं। 1973 में ये शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1973 में शुरू हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत के संरक्षण के लिए कौन सा सम्मेलन आयोजित हुआ? वियना सम्मेलन। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू हुआ वर्ष 1987 में। पर्यावरण जागरूकता में विकास करते हैं ज्ञानात्मक पक्ष का। पर्यावरण जागरूकता का घटक है, पर्यावरण जागरूकता का जो घटक है वो इसमें कौन हो जाएगा? आपका भौतिक और अभौतिक दोनों ही हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पे वो आपका राइट हो जाता है। जलवायु परिवर्तन पर
कानकुन सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? 2005 में। ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए आंदोलन हुआ था, वो क्योटो प्रोटोकॉल। एजेंडा 21 पर कितने देशों ने सहमति दी थी? तो इसमें आपका 182 देशों ने, है ना। और एजेंडा 21 किससे संबंधित है? पृथ्वी सम्मेलन से। इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की स्थापना वर्ष 1952 में हुई। कब हुई? वर्ष 1952 में, ठीक है। और देश में जैव संरक्षित क्षेत्र कितने हैं? 45। गिर वन जो स्थित है वो आपका गुजरात में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित है वो आपका मध्य प्रदेश में है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन में निम्न में से कौन सी समस्या देखने को मिलती है? तो उसमें आपका उपयुक्त क्रीड़ा क्षेत्र का अभाव होता है, कुशल संचालकों का भी अभाव होता है, छात्रों में प्रेरणा का भी अभाव होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी है वो आपका राइट हो जाएगा। एंड हम आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है प्यारे दोस्तों, हम क्लास में बिल्कुल एंड पर हैं और क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड जो अगर आपने अभी तक हमारे पेड नोट्स नहीं लिए हैं तो फटाफट इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आपके जो टीचिंग सब्जेक्ट हैं उनके भी नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं और आपको जो है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कंटेंट, वन लीनियर प्लस मार्केट जो मॉडल पेपर अवेलेबल है सारा कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाता है। क्वेश्चन 10 कहता है स्याही के धब्बों वाला परीक्षण या प्रक्षेपण विधि का निर्माण हरमन रोसा द्वारा कब किया गया? 1921 में। व्यक्ति की संवेदना और अभिवृत्ति जानने की सबसे उपयुक्त विधि आपकी साक्षात्कार विधि है। ठीक है, तो आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। एंड पसंद आती प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।